हेलो एवरीवन, एक बार सब कंफर्म करके बताइए, ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है क्या? एक बार सबके सब कंफर्म कर दीजिए जल्दी से एवरीवन। राइट, तो दोस्तों आज का जो सेशन है यहां पर हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या, ये मैप के बारे में, इंप्लीकेंट, प्राइम इंप्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, ये सब चीजें डिस्कशन करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। तो वंस अगेन एवरीवन, सबका स्वागत है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, अब मेरे ख्याल से लाइव आ चुके हैं, तो एक बार सब कंफर्म कर दो एक बार कि कैसे हैं आप लोग और कैसी तबीयत है। सब कुछ सही एकदम? कल की क्लास से काफी लोग, कुछ बच्चे परेशान हो गए थे और बोल रहे थे कि सर ये क्या लगा रखा है आपने, सी की वैल्यू को जीरो ले लेके आप कर रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन वापस से आज की क्लास में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगा लास्ट में, बट चीजों को आज की क्लास में हम करने के हवाले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। उससे पहले मिनिमाइजेशन में हमने क्या डिस्कशन किया? सर मिनिमाइजेशन के अंदर दो चीजें थी दोस्तों। मिनिमाइजेशन में था एक बूलियन अलजेब्रा, जिसके थ्रू आप फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते थे, और बूलियन अलजेब्रा के बाद दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज थी आपके पास कर्नॉफ मैप, के मैप, जिसमें कम से कम ग्रुप बनाना और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना। जिनकी भी फर्स्ट क्लास है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो स्टार्टिंग से वीडियो को देखें ताकि आपको चीजें समझ में आए। राइट, क्योंकि ये बीच वाला टॉपिक चल रहा है, इसमें हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका स्वागत है सेशन के अंदर। राइट, ठीक है। अरे रिवीजन करने के बाद आ गया सबको? सही बताओ, सही बताओ एक बार। रिवीजन किए थे कल की क्लास का? मैंने बोला था ना एक बार वापस से देखने के लिए। कितने लोग हैं आप में से जो वापस से देखे थे? एक बार बता दो। एसी ठंडा नहीं कर रहा यार। समझ गए, +1, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। तभी कितनी बार जब कभी आपको कोई चीज, राइट, तभी कभी आपको कोई भी चीज में इश्यू होने लग जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उस वीडियो को फिर से देखो ना, मेरे साथ भी होता है, मैं आपको एक लिटरली बता रहा हूं। हरीश, लव यू टू बेटा। अब देखो मेरे साथ भी ऐसा होता है, जैसे मैं कभी पहली बार कोई चीज देखने की, सॉल्व करने की कोशिश करता हूं या कितनी बार करने की कोशिश करता हूं, हो सकता है कि अटक जाता हूं, राइट, पर उसको वापस से सेकंड टाइम जब फ्रेश तरीके से उसको समझने की कोशिश करता हूं तो बहुत ही आसान लगता है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे ही द्वारा बनाए हुए नोट्स मैंने पहली बार देखा, उसको मैंने कुछ और समझा। सेकंड टाइम जब मैं नोट्स को पढ़ रहा हूं तो उससे कुछ के मेरे को अलग एस्पेक्ट और दिखाई दिए। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा। पहली बार में हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी सेट ना हो, सेकंड टाइम उसी चीज को रिवाइज करोगे, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। और नहीं हुआ क्रिस्टल क्लियर तभी कोई दिक्कत नहीं, भाई तो जिंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ही बड़े जिम जम खत्म हो गया यार, जिम जम के अब सिर्फ अवशेष रह गए हैं क्लास में। राइट, बहुत ही बढ़िया। होमवर्क का किसने क्वेश्चन पूछा? ये होमवर्क का क्वेश्चन दृश्या, दृश्या, दृश्या मैडम, उसको सबसे लास्ट में अपन दिखा देंगे, ठीक है जी। तो मेरे भाई, तो मेरे ख्याल से अब सीधा आज की क्लास में मैं फिर से बता देता हूं, हमने के मैप में एसओपी की फॉर्म में कैसे करते हैं मिनिमाइज, वो देखा। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ये तीनों चीजें देखी। सर 5 वेरिएबल का भी बताओ, आज की क्लास में बता देंगे, कोई टेंशन लेने बात नहीं, ठीक है। अब देखो इतनी चीजें देखो, राइट। नेक्स्ट ईयर। अब देखो इतनी चीजें क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन था वो पढ़ रहा था, बच्चे ने लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद अगला डिस्कशन करते हैं। उसके बाद सर एसओपी के बाद आपने पीओएस में बात करी, दोनों में डोंट केयर को एसोसिएट करने के बाद कैसे करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कशन कर ली। लेक्चर 6 है सर, ये लो लेक्चर 6 ले लो, इसमें क्या होगा, लेक्चर नंबर 6, बहुत ही बढ़िया। और इधर 4th, ये मैप का 4th क्लास है और ये लेक्चर नंबर 6 है। 7 है। अब क्या फर्क पड़ता है? बहुत ही बढ़िया। चलिए इतनी चीजें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझिए, बट उससे पहले मुझे एक बार ये ब्रीफ करके बता दो आप लोग कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अब के मैप से मिनिमाइज करना फंक्शन को आ गया, एक बार जल्दी से बताइए। अरे प्रिंस, टेलीग्राम पे मैं कभी कभी करता रहता हूँ कॉल यार, कोई इश्यू होता है तो बच्चे पूछते रहते हैं, आज भी कर लूंगा भले क्लास के बाद। राइट, बहुत ही बढ़िया। एक बार सबके सब बता दो यार कि सर अब के मैप का जहां भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, जिस तरीके का मिलेगा, जहां मिलेगा वही निपटा दूंगा सर क्वेश्चन को। एक बार जल्दी से बता दिए। बहुत ही बढ़िया। बच्चा कह रहा है के मैप से प्यार नहीं हो गया सर। अरे प्यार के मैप से नहीं होना बेटा, प्यार तो तुमको किसी और से ही करना है, के मैप को समझना है बस, है ना।
बिल्कुल निपटा देंगे सर, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए, बहुत ही बढ़िया, आयुष कह रहा उठा के भी पटक देंगे, बहुत ही काबिल तारीफ आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये है, इसको जानते हो ये कौन है? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक जितना पढ़ा था वो सब साइड में रख दो, जितना भी आपके दिमाग में आई चीजें उन सब को उठा के साइड में पटक दो। अरे सर कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो, आपने पूरा समझाया, अभी क्वेश्चन भी पूछा कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया, और हमने बोला समझ में आ गया, अब कह रहे हो जो आपने पढ़ा है साइड में रख दो। हाँ भाई, क्योंकि अभी जो मैंने के मैप से पढ़ा है जरूरी नहीं कि इसका क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए। तो सर क्वेश्चन क्या आएगा वो आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये जो आज की क्लास में होने वाला है वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल शुभम, ये चीज मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं, 3 सब्जेक्ट नहीं होगा, टेंशन मत लो। इसलिए मैं, मेरे सब्जेक्ट को तुम सब्जेक्ट क्यों मान रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ। मेरे सब्जेक्ट को तुम 1.5-2 घंटे का रिफ्रेशमेंट सब्जेक्ट समझो, कि 2 सब्जेक्ट चल रहा है, हैवी सब्जेक्ट, उससे परेशान हो रहे हो, तो यहां थोड़ा एंजॉय करने आ गया। अभी देखो, अभी कबड्डी भी खेलेंगे अपन, आगे आ जाओ। बहुत ही बढ़िया, अब बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया, अब अगर इधर से बात करेंगे कि सर अभी तक नहीं पढ़ा, मैंने देखो डेफिनेशन लिखे हुए हैं, सब बुक की डेफिनेशन है, किताबों में बनाई हुई डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है। मेरे को इस सब चीजों से मतलब नहीं है यार, मैं ये सब नहीं कराऊंगा। तो सर आप क्या कराने वाले? बिल्कुल शिवांश, मैंने बताया करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ना, डिजिटल लॉजिक के अंदर जब लॉजिक गेट आया था तब भी तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए थे, अभी के मैप का भी करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। सर ये सब बुक की डेफिनेशन से मेरा मतलब नहीं है, मैं डेफिनेशन वो कराऊंगा कि आप को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, और वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, वो हम समझेंगे और उसी से करने की कोशिश करेंगे। जिनकी पहली क्लास है वो स्टार्टिंग से देखें। सबसे पहले एक चीज देखो, एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने दिया है, समझना, आप एक क्वेश्चन से समझते हैं सारी चीजें, ध्यान से। देव चेक कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे शिव, अच्छा देव देखो, अगर मैं इस कितने वेरिएबल का फंक्शन है सर? 3 वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है साहब, 3 वेरिएबल का फंक्शन। अब देखो ए बी सी और 3 वेरिएबल का फंक्शन है, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बी सी बार, ए बी सी। इधर से अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं इसको, अरे ये तो बहुत ज्यादा पतला हो गया, ये लो, कि सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मिन टर्म्स की फॉर्म में, तो 0 1 3 6 7, ये आप ऐसे लिख सकते हो सर, बिल्कुल सही बात है सर। सर ये तो क्वेश्चन आपने क्लास में करवाया भी है सर, तो मैंने कब मना किया कि मैंने नहीं करवाया है? तो फिर वापस से क्यों करवा रहे हो? ध्यान से समझना क्यों करवा रहा हूं सर। ये तो अजीब सी बात होगी, जो हमारे मन में आ रहा है वो आप खुद से बोल रहे हो, फिर खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद ही आंसर दे रहे हो, कहीं पागल तो नहीं हो गया आप? तो मैं तुम लोगों को सबको बता दूं कि मैं पागल नहीं हूं। अब ये मत बोलना कि सारे पागल ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, ए बार ए, ये बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, बी सी बार, बी सी, बी बार सी, बी बार सी बार, ये बन गया ए बार, ये बन गया ए, ठीक है साहब। अब देखो सर मुझे इस क्वेश्चन को देखना, ये ए बार बी बार सी बार, ये ए बार बी बार सी, ये ए बार बी सी, ये ए बी सी बार, ये ए बी सी, ये है क्या सर? ये क्या है सर? ये सब सर एक मीन टर्म है, ठीक है सर। सर ये सब मीन टर्म है, इसका मतलब जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या डालेंगे? मीन टर्म। 0 पे, 1 पे, 2 नहीं, 3 पे, 4 5 नहीं, 6 पर और 7 पर, यही लिखेंगे। अरे यही लिखेंगे, बिल्कुल सर यही लिखेंगे। अब अगर यही लिखेंगे तो समझो, अब देखो, अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई इंप्लीकेंट क्या होते हैं, इंप्लीकेंट क्या होते हैं? बहुत खतरनाक है ये टॉपिक। देखो अगर मैं आमदेव आपसे पूछा कि बताओ भाई इंप्लीकेंट क्या होते हैं, बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो इंप्लीकेंट होता है ना वो नंबर ऑफ मीन टर्म्स ही इंप्लीकेंट कहलाता है। जैसे आपसे पूछे कि इंप्लीकेंट क्या है इसका, तो आप बोलोगे 1
2 3 4 5, ये 5 इंप्लीकेंट है सर। और या तो ऐसे देख लो या के मैप के अंदर कितनी बार 1 लिखा हुआ, 1 2 3 4 5, 5 इंप्लीकेंट है सर। अब क्वेश्चन बनता है ये दूसरा क्यों बना है, वो सब बात की बात है, पहले ये समझो। मतलब इंप्लीकेंट कुछ नहीं, नंबर ऑफ मीन टर्म्स आर कॉल्ड इंप्लीकेंट, और इन द के मैप द नंबर ऑफ वंस इटसेल्फ इज कॉल्ड इंप्लीकेंट। बहुत ही खतरनाक है कि नहीं, क्रांतिकारी है कि नहीं? अरे सर ये तो गलत हो जाएगा फिर। हाँ देखो इसमें बताओ कितने इंप्लीकेंट है, अगर मैं पूछूं आपसे तो। इसमें अगर मैं नंबर ऑफ इंप्लीकेंट पूछूं तो कितना होगा बताओ? एक दो तीन चार पांच, तो इंप्लीकेंट है 5। किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है? सर ये तो बहुत खतरनाक था सर, सर मेरे को ये नहीं आएगा सर, मुझे डर लग रहा है सर, इतने खतरनाक। हाँ ये देखो आ गया हर्ष का कि सर मुझे तो जैसे ही सर, बहुत ही बढ़िया। इंप्लीकेंट का मतलब बस सिंपल नंबर ऑफ 1, और जितने भी मिन टर्म्स है उसको हम इंप्लीकेंट के नाम से जानते हैं किसी फंक्शन के अंदर। ठीक, स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में लिख के बताओ प्रशांत, कैनिकल फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में। अब देखो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने दिया और इस क्वेश्चन में पूछा बताओ भाई इंप्लीकेंट क्या होंगे। देखो ये क्या होगा, ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1, ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1, 0 पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 नहीं, 6 पर है, 7 पर है। बताइए इंप्लीकेंट्स कितने होंगे? बहुत ही बड़े। अरे आप लोगों को तो आ गया भाई। काउंट करने, जिसको यहां पर दिक्कत आ रही है मैं बता दूं फिर एक बार फिर से समझाऊं। 1 2 3 4 5 अच्छा इतना समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। दोनों सेम है क्या? नहीं नहीं अलग अलग है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जीरो 2 3 4 5 6, और मैंने आपसे पूछा बहुत बड़े, यहां पे भी सबने आंसर बताया 6, बहुत ही बढ़िया। ये इंप्लीकेंट 6, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब मैंने पूछा बताओ भाई इसके अंदर इंप्लीकेंट्स कितने हैं? ये है। और मैंने आपके अंदर पूछा इससे बताओ भाई इंप्लीकेंट्स कितने हैं। भाई नंबर 1 काउंट करना है इंप्लीकेंट्स। 4 5 6 7 8, 8। इसका मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं कि इंप्लीकेंट पीओएस में उसको फॉल्स इंप्लीकेंट कहते हैं। नंबर ऑफ 1 की जगह अगर आप के मैप के अंदर नंबर ऑफ 0 को काउंट करोगे, नंबर ऑफ 1 की जगह नंबर ऑफ 0 को काउंट करोगे तो उसको फॉल्स इंप्लीकेंट बोलेंगे। ठीक है,
वो सबकी बात अभी बाद में करेंगे अपन, अभी बस इंप्लीकेंट समझो। नंबर ऑफ वन इन द के मैप, देखो एक और अनिश ने यहां पे गलती करी है, 9 कहां से दिख रहा है, ये ऐसी सी गलती हो सकती है, ध्यान रखना है। मिन टर्म दीपक मिन टर्म, ठीक है। तो सर इंप्लीकेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंप्लीकेंट में कोई दिक्कत नहीं। इंप्लीकेंट के बाद राइट, इंप्लीकेंट के बाद नेक्स्ट चलते प्राइम इंप्लीकेंट। अगर आपसे पूछा प्राइम इंप्लीकेंट्स क्या होता है, इसका आंसर तो देखो, प्राइम इंप्लीकेंट को निकालने के लिए रूल तो ये कहता है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, कि एक के मैप के अंदर कितने ग्रुप बनाने की पॉसिबिलिटीज होती है, उसी को अपन बोलते हैं क्या, प्राइम इंप्लीकेंट। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, हाँ इसको ऐसे ही बोलिए, वो भी सही ग्रुप, मतलब जब बड़ा ग्रुप बन रहा है तो उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप नहीं बनाने हैं। बात समझ आ रही? मान लो एक 4 का ग्रुप बन गया, कहीं पता चला 2-2 के और अंदर ही उसी के अंदर और बना रहे हो, नहीं, एक 4 का बन गया तो वो एक ग्रुप है, उस तरीके की पॉसिबिलिटीज देखो। तो रूल ये कहता है, फिर से समझिएगा, प्राइम इंप्लीकेंट की क्या डेफिनेशन है, कि सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड प्राइम इंप्लीकेंट। जैसे यहां की मैं बात करूं तो यहां कितने ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखो सर एक, ठीक है, एक, हाँ सर, 2, ये तो पॉसिबिलिटीज फिक्स है, ये तो आएगा ही आएगा, इधर भी देखो आएगा ही आएगा। और ये जो 1 बच रहा है उसका एक तरीका ऐसा भी जा सकता है या एक तरीका ऐसा भी जा सकता है, और दोनों सही तरीके, दोनों सही तरीके। यही तो मैंने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, के मैप के अंदर कितने तरीके से ग्रुप बनाए जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, वो भी सही पॉसिबिलिटीज। सही पॉसिबिलिटीज का मतलब अगर एक बड़ा ग्रुप बन जाए, यहां तो सब बराबर के ग्रुप बन रहे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, पर कहीं एक बड़ा ग्रुप बन रहा है तो उसके अंदर छोटे छोटे नहीं बनाने, ये चीज है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 1 2 3 और एक ये 4, देखो ऐसे, जैसे इसके लिए पूछा जाए क्या बनेगा, तो ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस, इधर क्या बनेगा, ए बार सी, इधर लिखोगे ए बार बी बार ए बी प्लस बी सी। ये बन गया। इसका मतलब आपसे ये पूछा जाए, लिख दूंगा वैभव, राइट, टेंशन मत लो, राइट, सॉरी वासुदेव, टेंशन मत लो। तो प्राइम इंप्लीकेंट अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। यानी आपसे कोई प्राइम इंप्लीकेंट पीआई पूछ लेता है, कौन कौन सा है, 6 तो है, सॉरी 6 नहीं, 1 2 3 4 है, 6 नहीं 4 है, पर कौन कौन से वो 4 है, तो हम आंसर बता सकते हो, ए बार बी बार, एक प्राइम इंप्लीकेंट ए बार बी बार है, दूसरा प्राइम इंप्लीकेंट ए बी है, तीसरा प्राइम इंप्लीकेंट ए बार सी है, और चौथा प्राइम इंप्लीकेंट बी सी है। ये 4 पॉसिबिलिटीज है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप के। क्या इतनी चीजें समझ में आई क्या? सब लिखा हुआ भी डेफिनेशन, टेंशन मत लो, पहले मेरी बात को समझो ध्यान से, कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, वो भी सही ग्रुप आर कॉल्ड प्राइम इंप्लीकेंट। तो समर आपने 3 बताया था, 4 क्लियर है क्या? एरिश, इरिश, 3 पी है नहीं 4 पी है ना यार, प्राइम इंप्लीकेंट 1 2 3 और एक ये बीसी भी तो है, 4, टोटल नंबर ऑफ 4 पॉसिबल। 3 ग्रुप कौन बता रहा है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, और एक ये भी तो ग्रुप बन रहा है ना पॉसिबिलिटीज के लिए, ये भी तो है चौथा ग्रुप, तो 4 ग्रुप। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप है। अगर इतनी चीजें क्लियर है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अब मैं आपसे इसमें पूछता हूं, बताओ भाई पीआई क्या होगा। तो पीआई क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। एक के मैप में कितने ग्रुप बनाने की पॉसिबिलिटीज होती है, देखो एक पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है, 4 पॉसिबिलिटीज, ये चारों पीआई होगा, 4 पीआई होंगे इसमें भी। बना के भी बता देता हूं, देखो 1, ठीक है सर, 2, और ये जो 1 बचा है, इसको चाहे आप इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, दोनों से आंसर पॉसिबल है। यानी
आंसर में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ये आपकी चॉइस है, राइट। तो मान लो मैंने ऐसा लिख दिया एक बार, और एक बार मैं आंसर लिखने की, ऐसे लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो ऐसे लिखोगे तो आंसर आएगा ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी सी। इधर लिखोगे तो क्या आएगा, देखो इधर लिखोगे तो ये तो आएगा ही, ये तो आएगा ही, और इसकी जगह मैं इसके साथ ग्रुप बना रहा हूं। तो अब क्या होगा आंसर सर, अब आंसर होगा ये ए बी बार तो आएगा ही, ए बार बी तो आएगा ही, प्लस इसकी लिखोगे ए और इन दोनों में क्या है सी, आएगा ए सी। तो आपके पास पी आई अगर कोई पूछा जाए कितने होंगे, तो उसका पी आई हो जाएगा 4। अगर तुमसे कोई पूछ ले, कोई भी, मान लो पानी पताशे खाने गए आप, गोलगप्पे खाए हो कभी? अरे गोलगप्पे खाए हो, गोलगप्पे वाले के पास आप गए और गोलगप्पे वाले को बोला भैया पानी पूरी खिला दो, उसने बोला 20 रुपए के मिलेंगे 6, आपने बोला खिला दो, उसने आपको खिला दिया। लास्ट में आपने उससे पूछा कि भैया एक पपड़ी दे दो, उसने बोला पपड़ी तो दे तो दूंगा, पर ये क्वेश्चन देके उसने आपसे पूछ लिया बताओ कितने पी आई होंगे प्राइम इम्प्लिकेंट, तभी मिलेगा पपड़ी। तो आपको बताना पड़ेगा वहां पे आंसर 4। ऐसे नहीं कि पपड़ी ऐसे, आजकल आजकल सब इंजीनियर, ध्यान रखना। बहुत ही बढ़िया। तो ये आंसर हो जाएगा 4। अच्छा जी, इसका मतलब पीआई बड़ा सिंपल है, राइट। सिंपल है, क्या सिंपल है कि सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड नथिंग, इट इज जस्ट ए पीआई। पीआई तो सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इतना ही समझ में आ गया, इसके अंदर पीआई बताओ, इसमें बताओ, इसके अंदर बताओ प्राइम इंप्लीकेंट कितने हैं? बहुत ही बढ़िया, एक बार बताओ। 5 नहीं, 5 नहीं बेटा, 5 नहीं, मेरी नजर से तुम देखो, मेरी नजर से देखो भाई। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग क्या मेरी नजर से देख पा रहे हो कि मेरी नजर से तुम देखो तो डैश 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 नजर वो आए, क्या आप डैश 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 फील कर सकते हो? बहुत ही बढ़िया। तो इधर देखो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर। पीआई क्या कहलाता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप कहलाता है सर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप है, तो सर एक काम करो, धपाक धपाक 3 तो ये बन गया, ठीक है सर। ये होता तो इसका आंसर क्या बनता? फिर इसका आंसर बन जाता बी बार सी बार प्लस इसका आंसर ए बार और इन दोनों में कॉमन सी, इसका आंसर ए और इन दोनों का आंसर बी, ये चीज ठीक। अहमद की नजर कमजोर है, कोई बात नहीं, आपकी नजर कब तेज हो सकती है मुझे अच्छे से पता है। अब देखो, एक तो ये पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये भी तो हो सकती है कि सर ऐसे बना दो, हाँ सर, ऐसे बना दो, हाँ सर, और एक ऐसा ले लो सर। देखो ना, जो आपने कवर किया उसको इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से कवर करके भी तो बनाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब इधर से अगर आप आंसर लिखते हो तो क्या आंसर लिखोगे सर? ये बनेगा ए बार बी बार प्लस इधर बनेगा आपके पास बी सी, इधर बनेगा आपके पास ए और इन दोनों में कॉमन क्या है सी बार, तो इधर बनेगा ए सी बार। अरे मैं सर बैड न्यूज पढ़ो सर अपने माइक, अरे मुझे दुख है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार।
बहुत ही बढ़िया। अब देखो इसको हमने सॉल्व किया, ये हो गया कितना आपके पास टोटल आंसर, तो आपने बता ही दिया 6। कोई पूछे वो पी आई 6 कौन कौन से, तो आप क्या बताओगे? वो पी आई जो होगा वो होगा बी बार सी बार, ए बार सी, ए बी, ए बार बी बार, बी सी, ए सी बार, राइट? यही होगा। ठीक है सर, यही होगा। बहुत ही बढ़िया। हाँ मतलब वही थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है शुभम। अब देखो इधर देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अब समझ में आ गया, जो 5 बोले थे उनका एक ग्रुप कोई मिस हो रहा था, मेरे ख्याल से साइड वाला मिस हो रहा था। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, गोलगप्पा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक इसका आंसर बताओ, पी आई प्राइम इम्प्लीकेंट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, राइट? हाँ कर सकते हो, वो तो देखने पे अभी बता भी दूंगा मैं, टेंशन मत लो। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर सब बताएंगे। जब पिछले वाले क्वेश्चन को बता दिया तो इसका भी आंसर बता देंगे जल्दी से जल्दी जल्दी। एक मैं देख रहा हूं कोई 5 भी लिख रहा है वापस से, कोई नहीं लिख रहा है क्या? बहुत ही बढ़िया। पांच पांच नहीं यार, 6 होगा ना, देखो। तो आंसर बनेगा बी बार सी बार प्लस ए सी प्लस ए बार बी, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज ये भी है आंसर लिखने की कि सर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऊपर वाले को ऐसे बना दो, तब आंसर आएगा आपके पास क्या? ए बार और इन दोनों में कॉमन सी बार प्लस बी सी प्लस ए और दोनों में बी बार। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पी आई पूछेगा तो आप पी आई सीधा बता सकते हो कि सर पी आई क्या है, 6 पी आई है। और वो कौन कौन से 6 पी आई है बाबू? तो ये 6 पी आई है सर, एक बी बार सी बार, एक ए सी, एक ए बार बी, एक ए बार सी बार, एक बी सी, एक ए बी बार। ये 6 पी आई है। ठीक है सर। नहीं शिवम, इस पे ध्यान मत दो, ध्यान बस इतने पे दो कि कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है सर। अब देखो, मान लीजिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं और मैंने आपसे पूछा बताओ भाई इसके अंदर कितने प्राइम इंप्लीकेंट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर प्राइम इंप्लीकेंट क्यों निकाला जाता है। देखो प्राइम इंप्लीकेंट, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, ये सब चीजें भी डिस्कशन करूंगा, और ये सब निकालने के पीछे रीजन होता है कि वो ग्रुप का पता लगाना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी पॉसिबल आप आंसर लिखो उन आंसर के अंदर वो टर्म्स आ रहा हो, मतलब वो हार्डवेयर तो आएगा ही आएगा। मतलब हार्डवेयर की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए सारी चीजें की जाती है, राइट? अच्छा और भी इसके पीछे रीजन, खाली ये एक ही रीजन नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन, बट कोई 4 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है। देखो मैंने आपको क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन। ये अलग बात है कि वो आंसर में आए कि नहीं आए, पर वो पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो है। देखो एक तो ये है, ठीक है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है, ठीक है, चौथा ये है, ठीक है। ये अलग बात है कि ये आंसर में नहीं आता है, पर ये एक पॉसिबिलिटीज तो ये भी तो है ना भाई, आंसर में नहीं आ रहा है ये अलग बात है, पर ये पॉसिबिलिटीज तो है ना ग्रुप बनाने का। हाँ सर। अब एक बड़ा ग्रुप बन गया तो अंदर नहीं बनाने, वो मैंने आपको पहले ही बोला था, राइट? इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप की बात करोगे पी आई,
तो वो होगा आपके पास आंसर 5, राइट। इसका मतलब इसके अंदर अगर पीआई पूछोगे ना कौन कौन से होंगे पीआई, तो देखो ये वाला क्या है, ये वाला आपके पास ए बार सी बार डी, यानी एक होगा ए बार सी बार डी। दूसरा अगर ये लिखोगे ए बी, इन दोनों में सी बार, ए बी सी बार। एक ये लिखोगे तो ये इन दोनों में कॉमन ए और इधर सी डी, ए सी डी। इसका लिखोगे आंसर तो ये बनेगा ए बार बी और इन दोनों में कॉमन सी, ए बार बी सी। ठीक, ये बन गया। इसी के साथ देखो एक आपका ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जिसको हम बोलेंगे बी और इधर होगा डी। ये अलग बात है, ये आंसर में नहीं आ रहा है, पर ये एक पॉसिबल ग्रुप है। तो पीआई जो प्राइम इंप्लीकेंट होगा वो होगा 5। हाँ, बड़े के अंदर छोटे नहीं बना सकते, पर बड़े के अंदर छोटे नहीं बना रहे, बड़ा तो बड़ा ही है ना, और इसकी वजह से ये ग्रुप बन रहा है ना, इसकी वजह से ग्रुप बन रहा है, इसकी वजह से ये, इसकी, राइट। इसकी वजह से पॉसिबिलिटी थी, इसकी वजह से तो ग्रुप बनना ही था। एक पॉसिबल देखो, एक क्वाड भी बना लेते तुम तो होता क्या, एक जैसे मान लो ये बना लिया, अब बच क्या गया, एक बच गया। इसके लिए क्या पॉसिबल ग्रुप होगा, ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। अब मैंने आपको क्या बोला, एक चीज देखो, मैंने जो बोला था वो क्या, उसका क्या मतलब है, एक 4 का ग्रुप बन जाए तो अंदर अंदर नहीं बनाने ऐसे, पता चला उसके अंदर 4 और छोटे छोटे, एक 4 का बन गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर भी 4 बन सकते हैं ना 2 का, पर एक क्वाड बन गया तो पेयर पे नहीं जाना फिर, राइट। पेयर हम इसलिए नहीं बना रहे हैं, पेयर हम इसकी वजह से बना रहे हैं, इसकी वजह से बना रहे हैं, इसकी वजह से बना रहे हैं। क्लियर है क्या, ये चीज बता दो। अब क्लियर है क्या कि सर प्राइम इंप्लीकेंट क्या होता है, सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, वो भी सही सही ग्रुप, राइट। कोई बड़ा ग्रुप बन जाए उसके अंदर छोटे छोटे नहीं बनाने, बस इतनी सी चीज है। और बड़ा ग्रुप बनना है तो उसको कंसीडर करना है ना। ये अलग बात है कि वो आंसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देता हूं, मान लो एक क्वेश्चन और देता हूं, इधर समझो, इधर नहीं इधर, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैंने ऐसा दे दिया, इधर समझो, इधर, इधर समझेंगे सब, इधर समझेंगे, हाँ सबके सब बाबू, ओ बाबू इधर समझो, बहुत ही बढ़िया। ये है ए, ये है बी सी, और मैंने आपसे पूछा बताओ इसके अंदर अगर इतना ही समझ में आ गया तो एक चीज और बताओ उसमें से एक बचता है भाई, और बताना नहीं होता। वो इंप्लीकेंट कितने होंगे और प्राइम इंप्लीकेंट कितने होंगे, इसके अंदर मुझे बता दो। इंप्लीकेंट कितने, प्राइम इंप्लीकेंट, पहले इंप्लीकेंट कितने ही बताओ, पहले इंप्लीकेंट कितने फिर प्राइम इंप्लीकेंट कितने। 3, प्रशांत बोला 3, 3 पत्ती, बहुत ही बढ़िया। इंप्लीकेंट सर 6 हो गए, क्यों। अब किसी को इंप्लीकेंट में दिक्कत है तो देखो खुद ही पूछोगे खुद ही आंसर बताएगा, बता इंप्लीकेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। प्राइम इंप्लीकेंट कितने हैं, प्राइम इंप्लीकेंट कितने, एक बार सब बता, प्राइम इंप्लीकेंट कितने हैं। बहुत ही बढ़िया। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को पहले से ही आता है, सब सही आंसर दे रहे हो, तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे हो कहीं सब, है? क्योंकि कभी तुम छोटी चीजों को समझ नहीं पाते हो, कभी बड़ी बड़ी चीजों को एकदम से आंसर बता देते हो, मतलब मैं आई एम कंफ्यूज्ड। बहुत ही बढ़िया। तो जो है कि ये है, और इसका आंसर कितना बनेगा सर, 1 2 3 क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं। इसका आंसर भी अगर आपसे पूछूं पीआई कौन कौन से होंगे तो आप बोल सकते हो ए बार बी बार, ए बी, और बोल सकते हो इसका क्या आंसर होगा, सिंपल सी।
3 pm, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब आप लोगों को आ गया है। एक इतना आ रहा है, एक और पीआई पूछ लेता हूं, समझो। बताओ भाई, इंप्लीकेंट कितने और प्राइम इंप्लीकेंट कितने इसमें? प्राइम इंप्लीकेंट 7 और, अच्छा, इंप्लीकेंट 7 और प्राइम इंप्लीकेंट 6 है। अच्छा जी, देखो गलत तो नहीं बोल रहे हो? इंप्लीकेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये तो बिल्कुल सही बोला तुमने यार। भाई कमाल की बात है, सामने होते 10 रुपए दे देता मैं अभी। और प्राइम इंप्लीकेंट की बात करूं तो देखो, टोटल, अब कोई बोल रहा था सर एक ही के मैप में नहीं बना सकते थे, देखो मैं बनाता हूं। एक, कलर चेंज, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अरे फिर 6 ही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा तो और मुझे कोई दिखाई दे रहा है। तो पीआई जो होगा वो कौन सा होगा? यही होगा। जीपे कर, अच्छा जीपे, ओह जीपे, बहुत ही बढ़िया। कौन से कॉर्नर वाले को? अच्छा, इधर देखो भाई साहब, कॉर्नर वाले को ही बना रहे हैं, इसको और इसको बना दूं क्या मैं? है पॉसिबिलिटीज है ये। हाँ जीपे करो, जीपे में आई डोंट यूज जीपे, मैं जीपे यूज नहीं करता। फिर क्या फोन यूज करते हो? मैं फोन पे यूज करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, 6 सही है। हाँ पेटीएम भी यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, अब देखो, बहुत ही बढ़िया। अब देखो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं कि सर अब हमें इंप्लीकेंट में कोई इशू नहीं है, प्राइम इंप्लीकेंट में कोई इशू नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, राइट? इंप्लीकेंट में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम इंप्लीकेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं डिस्कशन करता हूं किस चीज की, कि सर अब बात करते हैं अपन असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट की, ईपीआई। अब हम बात करते हैं असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट का, राइट? चलो 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 चलो, बहुत ही बढ़िया। अरे बाद में देखते बेटा, पहले इधर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अरे टुक टुक नहीं, ये टुक टुक ही है। कू, हाँ। तो देखो सबसे पहले, अरे शांति शांति, पहले इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले बात करता हूं इंप्लीकेंट। सबसे पहले इंप्लीकेंट, टोटल नंबर ऑफ 1 को काउंट करना, वो इंप्लीकेंट कहलाएगा। दूसरा है प्राइम इंप्लीकेंट, पीआई। प्राइम इंप्लीकेंट क्या कहता है सर? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, राइट? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, वो भी सही सही, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पीआई, प्राइम इंप्लीकेंट। अब बात करते हैं असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, ईपीआई, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, राइट? ठीक है,
अब देखो इधर देखो, असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, अब देखो इधर समझो ये चीज। हाँ हाँ सही कह रहे हो, वो एक्चुअली क्या, वो मेरे मार्कर लेके भाग जाते हैं लोग बच्चे, तो मैंने भी उनके खिलौना जो है ना, ये इसको अपने कब्जे में ले रखा है, ये देता ही नहीं मैं इनके, ऐसे सिंग से डराता अलग उनको। टिट फॉर टैट, बहुत बढ़िया। अब देखो पीआई हो गया, अब असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझना। असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ये कहता है दोस्तों कि सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखते हैं, सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखो। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। मान लो ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन का मैंने आपसे पूछा, बताओ भाई ईपीआई क्या, असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है। तो एक रूल याद रखो जो मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले ईपीआई कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिख दो। सर सही सही तरीके से क्या आंसर लिखेंगे, सर इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखूंगा तब भी सही है, इसी क्वेश्चन का ये आंसर लिखूंगा तब भी सही है। क्या दोनों गलत है क्या आंसर, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, क्या दोनों आंसर गलत है, क्या क्या ये गलत है ये गलत है, या दोनों सही है, बताओ एक बार जल्दी से, एक बार सबके सब। खा लिए, टॉयल्स ले लिए। आप लोगों को खड़ूस तो नहीं लगता हूं सर, बोथ आर करेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बोथ दोनों ही करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही ये भी सही है। ये तीन, एक दो तीन टर्म, एक दो तीन टर्म, हर एक टर्म्स के पास दो दो वेरिएबल है सर, बोथ आर करेक्ट। इसका मतलब अगर असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखते हैं, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट बोलते हैं। जैसे इसकी बात करता हूं, ए बार बी बार ए बार बी बार, ए बी, यानी कुछ भी आंसर लिखो, उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं, राइट, उसी को अपन ईपीआई बोलते हैं। यानी ईपीआई अगर मैं बोलूं तो इसका दो, जितने आंसर होते हैं उसका आंसर क्या होगा, ईपीआई। बहुत ही बढ़िया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ईपीआई। अरे है ना, क्लियर है, राइट, सिंपल। अच्छा ईपीआई देखो, जब सारे के सारे आंसर में कौन सा ग्रुप आ सकता है, जिसकी एक ही पॉसिबिलिटीज हो ग्रुप बनाने का, कि कुछ भी आंसर लिखो। देखो ये एक ही था, एक ही ये था, इसी की वजह से ये दो टर्म्स आए थे। ऐसे बनाओगे तो ये टर्म आ गया था, ऐसे बनाओगे तो ये टर्म आएगा, पर ये दोनों ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा, चाहे कोई भी आंसर लिखो, चाहे कोई भी आंसर लिखो, ये दो ग्रुप तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब दोस्तों के मैप को देखकर भी आप ऐसे पता लगा सकते हो क्या, कि सर 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 के मैप के अंदर जितने ग्रुप यूनिक होते हैं, जिसका एक ही तरीका होता है ग्रुप बनाने का, राइट, वो सब ईपीआई होते हैं। यूनिक ग्रुप ईपीआई कहलाता है। जैसे ये यूनिक है, ये यूनिक, इधर यूनिक नहीं, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, तो असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट यूनिक वाले एक और दो। जैसे कोई पूछे कि कौन से वो एपीआई है, तो आप बोलोगे ए बार बी बार और ए बी। बहुत ही बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर। अरे समझ में आएगा, एक बार सब बता दो, एक बार सब बताओ कि चमका नहीं चमका, चमका नहीं चमका, बता दो जल्दी से, सब सामूहिक तौर पे बताएंगे वो भी। बहुत ही बढ़िया, चमका सर, चमका है, बहुत बढ़िया। अब देखो इतनी चीजें, जैसे इतनी क्लियर हो गई, तो मुझे इसका बताओ ईपीआई कितना होगा, इसका बता दो फिर, बहुत चमका तो बताओ ईपीआई कितना होगा। हाँ बन सकता है, 8 का पेयर बन रहा है तो उसके अंदर 4 4 के नहीं बनाने फिर, है ना। इसके अंदर बताओ ईपीआई कितने होंगे। सर सबसे पहले सही सही तरीके के सारे आंसर लिखेंगे सर। सर इस क्वेश्चन में ये भी सही आंसर है, इस क्वेश्चन का ये भी सही आंसर है। इन आंसर में कितने टर्म्स ऐसे कॉमन होते बाबू, बताओ। ओले ले जल्दी बताओ, ओ डी बताओ सर। ये दो टर्म ए बी बार और ए बार भी, राइट, ये ग्रुप और ये ग्रुप कॉमन है, खाली यही इधर जा रहा था इधर जा रहा था, ईपीआई हो गया दो। कोई पूछे कौन कौन है ईपीआई, तो ए बार भी, ये ईपीआई दो, बिल्कुल दो, हम दो हमारे दो। बहुत ही बढ़िया, आ गया।
मुझे इसमें बताओ कितने ईपीआई हैं। ईपीआई कितने, क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ। कोई भी गलत कर देगा, सही बता रहा हूं, ऐसे स्क्रीन से हाथ आएगा, ऐसे ऐसे रेपटा पड़ेगा फटाक। जो जो गलत करें वो खड़े करवाऊंगा अभी, देखना क्लास के अंदर। रुको, क्या था ग्रू आंसर, क्या था ईपीआई के लिए, कि टोटल नंबर ऑफ ईपीआई के क्या था, सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखते हैं, फिर वो आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को हम ईपीआई बोलते हैं। यही था। अब जिसने गलत आंसर बताया वो सही बताओ, ईमानदारी से, जहां जहां खड़े हो ना, तुमको सबकी तुम्हारी वाली की कसम है, खड़े हो जाओ वहीं पे एक बार। हाँ भाई खड़े हो जाओ, जिसने भी गलत किया बताओ। भाई इसका ये भी आंसर सही है, भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई ये आंसर लिख दे तब भी ठीक है, कोई ये आंसर लिख दे तब भी ठीक है, क्योंकि इससे ग्रुप अलग बनाए, पर देखो आंसर अलग, राइट। 3 टर्म्स, 1 2 3 1 2 3, हर एक टर्म्स के पास 2 वेरिएबल, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 फेंक दो, दोनों बराबर है सर। अगर दोनों बराबर है ठीक है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन टर्म्स है क्या, क्या कॉमन टर्म है क्या, क्या एक भी टर्म ऐसा है क्या जो इधर भी हो, 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 क्या ऐसा कोई भी टर्म है क्या, बता दो। अरे बता दो एक बार। सर ऐसा कोई भी टर्म नहीं जो दोनों के अंदर कॉमन है। जब कोई टर्म ही नहीं है, जब दोनों के अंदर कॉमन है, ईपीआई 0। तो मुझे ये 3 2 7 12 ये सब कौन बोल रहे थे, खड़े हो गए क्या अपनी स्क्रीन पे एक बार लिख दो जल्दी से। इस कॉल करके नाम भी ले लूंगा, नहीं तो ध्यान रखना, ईमानदारी से सबके सब। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आयुष, ईमानदारी से वो खड़े होकर देखेंगे इस लेक्चर को भी, कम से कम 15 मिनट तक खड़े रहेंगे। हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पुष्कर। इसका मतलब ईपीआई में कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, वो भी सही सही तो कहलाता है पीआई। ईपीआई क्या कहलाता है, सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखने, फिर उन आंसर में जितने टर्म कॉमन होते हैं उसी को ईपीआई बोलते हैं, राइट। अब मुझे अपने आपकी ईमानदारी पर खड़े करवाया, देखो ऊपर वाला देख रहा है बस, राइट। सामने होते तो ऊपर वाला और मैं और पूरी क्लास भी देख रही होती, बट अच्छा बहुत समझ में आ गया। इसका आंसर बताओ, इसमें बताओ कितना ईपीआई होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार इसका बताइए, इसका आंसर ईपीआई कितना होगा इस क्वेश्चन में, जल्दी सब के सब। सर सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिख रहे हैं सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसको, तो ये भी एक सही आंसर है, और सर ये भी एक सही आंसर है, के मैप से तो मैंने आपको बताया था, ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। इन दोनों आंसर में कॉमन कितने हैं, सर कुछ भी कॉमन नहीं है, यही ईपीआई। यही ईपीआई कहलाता है। बहुत ही बढ़िया है, जहां पे कोई गलती नहीं होगी, अब कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं, बताओ भाई ईपीआई क्या है, ईपीआई क्या कहलाता है, सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखो। अगर मैं इसका सही सही तरीके से आंसर लिखता, इसका आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए बार सी बार डी प्लस ए बार बी सी प्लस ए सी डी प्लस ए बी सी बार। सर सही सही तरीके में तो यही आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ये लिख ही नहीं सकते थे 4 का ग्रुप, क्योंकि बिना 4 का ग्रुप लिखे ही सही सारा कवर हो जाता था 1, राइट, बिल्कुल। तो यहां से अगर मैं डिस्कशन करता हूं कि सर अगर आपसे पूछा जाए, बताओ भाई, राइट, यहां पर कि ईपीआई क्या है, ईपीआई के लिए सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखने हैं, और सही सही तरीके से महिमा मैडम अगर सारा आंसर लिखोगे तो यही आंसर आएगा। और जब किसी क्वेश्चन के अंदर एक ही तरीका हो आंसर लिखने का, जब किसी क्वेश्चन के अंदर एक ही तरीका हो आंसर लिखने का, तो उसमें जितने टर्म्स होते हैं वही ईपीआई होते हैं, 4, 1 2 3 4। जब किसी क्वेश्चन के अंदर एक ही तरीका है तो भाई वो तो यूनिक ही है, फिर तो और क्या लिखना, तो उस केस में पीआई नहीं, पीआई ईपीआई बराबर कहां हो गया, ईपीआई 5, पीआई 5 है, ईपीआई 4 है, बराबर कहां है, राइट, राइट।
क्योंकि देखो ना यही यूनिक ग्रुप बन रहा है ना भाई, यही तो यूनिक ग्रुप है, ये बनेगा ही बनेगा, ये बनेगा ही। मतलब कुल मिला के आंसर में जितने यूनिक ग्रुप होते हैं, ये पिंक वाले जो दिख रहे हैं ये आएगा ही आएंगे आंसर में। कोई ऐसा आंसर आप लिख नहीं सकते जो पिंक वाले ग्रुप के बिना लिख दो। इसलिए जो जो असेंशियल है सब आंसर लिखने में वो आएगा ही आएगा, सिर्फ पिंक वाला ऐसा है जो आएगा ही आएगा, इसलिए ये कहलाता है। राइट, अब देखो इतनी चीजें, जैसे इसमें मैंने पूछा, बताओ इसमें पूछो कितने ईपीआई बताओ, मैंने इसमें पूछा बताओ ईपीआई कितना होगा। ईपीआई क्या कहलाता है सर? सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखते हैं, बिल्कुल। अगर मैं यहां पे ईपीआई पूछूं, ईपीआई क्या? सही सही तरीके से सारे आंसर लिखते हैं, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को ईपीआई बोलते हैं। तो यहां पर देखो कितने कॉमन है, देखो कैसे लिखोगे, ए बार बी बार प्लस ये ए बी, ये क्या पिंक वाला, अरे सर सी। क्या इसके अलावा और कोई आंसर लिख सकते हो क्या? नहीं सर, जब कभी एक ही तरीका हो आंसर लिखने का तो उसमें जितने टर्म्स 1 2 3 ये यूनिक ही है सर, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं। बहुत ही बढ़िया, चलिए इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अभी भी किसी को लगता है कि सर आपको तो पता ही है सर, आपको तो पता ही है सर कि नहीं समझ में आ रहा है। अविनाश रुक जाओ, राइट, अविंदा रुक जाओ। तो जब तक आप जितना अभी पढ़ाया गया उसको एक बार देखो और मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं प्यास लगी मेरे को जोरदार तरीके से, राइट। ओके, अब देखो किसी को लगता है कि सर मेरे को नहीं समझ में आया, आपको तो पता ही है सर मैं तारे जमीन पर हूं सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, तो कोई बात नहीं, एक और तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से, अब इधर ध्यान से समझो कि सर बहुत बढ़िया, इधर देखो, अब मैं बोल रहा हूं इसको कैसे, एक और तरीका बताता हूं, हाँ सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, पहले मेरे तरीके समझ लो कि सर बैठ गए थे, अरे जो खड़े थे वो बैठ गए थे कि एक बार वापस से इधर देख, खड़े हो कि बैठे हो, इधर देखो। अब आपको क्या करना है, यहां पर लॉयल्टी चेक मेथड करना है, ये मेथड आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा, ध्यान से समझना। आपको सबसे पहले हर एक वन के पास जाना है, अब उससे पूछना है कि बता तेरे ग्रुप बनाने के कितने तरीके, हर एक वन से प्यार से पूछना है। जैसे होता ना, मान लो किसी के पास गए, अब ऐसे नहीं कि मतलब मान ली सबको मौका दो, सबसे पूछो कि बताओ भाई तुम्हारे ग्रुप बनाने के कितने तरीके हैं। अगर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही खाली ग्रुप बना सकती हूं, मैं लॉयल हूं, तो आप उसके साथ ग्रुप बना लो, अदरवाइज मत बनाओ, क्या दिक्कत है। तो देखो
आपसे मैंने जैसे इससे पूछा पहले इस वन से, और उसमें बड़े प्यार से पूछना है ना, ऐसे वहां पे धक्का मुक्की नहीं करने का, सुनो प्यार से पूछने का। इससे पूछो ओ ले बता तेरा ग्रुप बनाने के कितने तरीके हैं? तो मैं सिर्फ इधर ही ग्रुप बना सकती हूं भाई, एक ही जगह है ग्रुप बनाने का, लॉयल है, ऐसे लोगों को काउंट करो, ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाइए। फिर इससे पूछो बता ओ ले बता तेरे ग्रुप बनाने के कितने तरीके हैं? तो मैं इधर भी ग्रुप बना सकती हूं, मैं इधर भी ग्रुप बना सकती हूं। ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी में हमेशा दूर रहें, जो इधर चला मैं उधर चला, आप बोलो उधर ही जा भाई, अपने पास नहीं आ, राइट? ऐसे इससे पूछो बता तेरे ग्रुप बनाने के कितने तरीके हैं? मैं इधर भी ग्रुप बना सकती हूं और मैं इधर भी ग्रुप बना सकती हूं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। फिर इससे पूछो ओ ले बता तेरे ग्रुप बनाने के कितने तरीके हैं? मैं इधर भी ग्रुप बना सकती हूं, मैं इधर भी ग्रुप बना सकती हूं। वाह, ऐसे लोगों से दूर रहें। फिर इससे पूछो, कैसे पूछोगे? एक बार सब बताएंगे कमेंट करके, कैसे पूछोगे? ओले ले करके। तो वापस से ओले ले करके पूछो बताओ तेरे ग्रुप बनाने के कितने तरीके? मैं सिर्फ इधर ग्रुप बना सकती हूं, 1 और 2, EPI 2, सिंपल, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ओले ले करके, बहुत बढ़िया। थप्पड़ मार के नहीं बेटा, आयुष ईमानदारी से ओले ले करते हुए प्यार से। हाँ हाँ, पता चला क्लास के बाद चले गए, ओले ले बता ग्रुप बना सकते हो, पता चला उधर से थप्पड़ पड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूछा, मैंने पूछा बताओ EPI क्या है, हर एक वन से पूछना है बता तेरे ग्रुप बनाने के कितने तरीके? मैं इधर भी ग्रुप बना सकता हूं, मैं इधर भी ग्रुप बना सकता हूं। ऐसे लोगों से दूर रहे। बता तुम्हारे ग्रुप बनाने के कितने तरीके? मैं सिर्फ इधर ग्रुप बना सकता हूं। ये लड़कियों के लिए भी ध्यान रखना, लड़कों से भी पूछना है, और लड़कों से तुम ओले ले करके मत पूछना, वो उतने में पिघल जाएगा बेटा, है ना? तो इससे पूछो बता तुम्हारे ग्रुप बनाने के कितने तरीके? तो मैं इधर ग्रुप बना सकता हूं। हाँ, फिर इससे पूछो, अब ये मत बोला ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इधर से बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने से कितने तरीके हैं? तो मैं इधर भी, मैं इधर भी नहीं। बताओ ग्रुप बनाने के कितने तरीके? मैं इधर भी, मैं इधर भी। लॉयल्टी सबसे चेक करो, इधर भी नहीं। इससे पूछो बताओ ग्रुप बनाने के कितने तरीके? एक ही है, इधर ही सिर्फ, 1 2 2। बहुत ही बढ़िया। हाँ, उला ला बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन मैंने पूछा बताओ ग्रुप बनाने के कितने तरीके हैं? इससे पूछा बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने के कितने तरीके? मैं इधर भी और मैं इधर भी। ओ भाई साहब, दोनों जगह नहीं नहीं नहीं। इससे पूछो बताओ तुम्हारे ग्रुप बनाने के कितने तरीके? मैं इधर भी, मैं इधर भी नहीं। बताओ इससे पूछो तुम्हारे ग्रुप बनाने के कितने तरीके? मैं इधर भी, मैं इधर भी नहीं। फिर इससे पूछो ओले ले बताओ ग्रुप बनाने के कितने तरीके? मैं इधर भी, मैं इधर भी नहीं। बताओ ग्रुप बनाने के कितने तरीके? मैं इधर भी और मैं इधर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशनशिप। तो ऐसा नहीं कि अड़ोसी में भी और ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी, दोनों को रिलेशन ही काउंट करना है। तो बताओ ग्रुप बनाने के कितने तरीके? मैं इधर भी और मैं इधर भी नहीं। बताओ ग्रुप बनाने के कितने तरीके? इधर भी और इधर भी। बेटर टू बी ए सिंगल रादर देन फॉर्मिंग द ग्रुप विद द पीपल हु आर और हु इज नॉट लॉयल। तो देखो ये जिंदगी के जीने के भी तरीके मैंने बताया था ना, डिजिटल के साथ साथ सिखाए जाएंगे आपको, राइट? बहुत ही बढ़िया। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को लगता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ही बताओ मुझे EPI, देखो सिर्फ लॉयल्टी चेक करनी है और कुछ नहीं। बता ग्रुप बनाने के कितने तरीके? इधर भी और लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं बनाना है। इधर चला मैं इधर चला, इधर उधर ही चलो। इधर चला मैं इधर चला नहीं, इधर चला मैं इधर चला नहीं, इधर चला मैं इधर चला नहीं, इधर चला और इधर भी चला नहीं। आयुष, तो जिंदगी के तरीके ही तो बता रहा हूं बेटा, इसमें गलत क्या है? ऐसे ही तो रिलेशन फॉर्म करोगे ना। लॉयल्टी, लॉयल, इसमें गलत क्या है? लॉयल रिलेशन फॉर्म होने चाहिए। नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आंटी जी माफी चाहूंगा मैं, डिजिटल पढ़ा रहा था मैं, है ना? बहुत ही बढ़िया, आगे आओ। अब पूर्वा पूछ रही है कि IIT में लड़की मिलेगी सर?
अच्छा अपूर्वो, ओ सॉरी, मुझे लगा अपूर्वा को आईआईटी में लड़की क्यों चाहिए भाई। चलिए यहां तक तो चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं ये सारे, अब एक चीज बता देता हूं, जब मैं ये तरीका बताता हूं ना, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, मुझे इसका आंसर बताइए। बताइए इसमें ईपीआई कितना होगा, बताओ बताओ इसमें ईपीआई कितना होगा जल्दी से। बिल्कुल बता देता हूं, रुको सर, इसमें हर से इससे इधर ईपीआई 2, बहुत ही बढ़िया। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, सबको चमक गया। अब एक चीज देखो, मैं जब भी कभी ये ट्रिक बताता हूं ना बच्चे का, बच्चा असली रूल ही नहीं पढ़ता था। सबसे पहले मैं क्या करता था, पहले ट्रिक पढ़ा देता था, फिर मैं उसको एक्चुअल रूल बताता था। अब मैं जब ट्रिक बताता था तो बच्चा सुनता ही नहीं था, और जब सुन ही नहीं रहा है, मतलब मैं कितना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको कोई मतलब ही नहीं। इसको बताता था कि यार इस मेथड की अप्लीकेबल तभी है जब पेयर ही बन रहा हो खाली क्वेश्चंस के अंदर, जब क्वेश्चंस के अंदर खाली पेयर ही हो, राइट, और उसमें ओवरलैपिंग वाला पार्ट हो, तब ये मेथड अप्लीकेबल है। अगर क्वाड वार्ड बनते हैं तो वहां पर अप्लीकेबल नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यहां आपका ये सब मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा, यहां एक्चुअली रूल से करना होगा। और एक्चुअल रूल क्या है, एक्चुअल रूल ये कहता है कि सर टोटल नंबर ऑफ, देखो एक्चुअल रूल क्या कहता है, सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखने, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, ईपीआई। तो इसका जब आंसर लिखोगे तो आंसर ही इतना ही आ रहा है, इसलिए ईपीआई 1 2 3 4 है, इसलिए ईपीआई 4 है, सिंपल। इसलिए 5 नहीं है, क्योंकि बीडी आंसर में आ ही नहीं रहा ना, BD is not coming into the answer. That's why the answer is nothing. It is just a 4. EPI is nothing. It is just a 4. जैसे ये क्वेश्चन मैंने पूछा, और इसमें मैंने पूछा EPI कितना है, 3। क्यों EPI 3 होगा, EPI 3 क्यों होगा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि 1 2 और 1 ही, 3 ही पॉसिबिलिटीज है ग्रुप बनाने का, मतलब एक ही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं लिख सकते। जब किसी क्वेश्चन का एक ही तरीका आंसर लिखने का, और सिंपल तरीका रूल ये कहता है कि सबसे पहले सही तरीके से सारे सारे आंसर लिखो, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को अपन ईपीआई बोलते हैं, खत्म हो गया, राइट। सर इसमें पीआई 5 होगा सर, इसमें 5 होगा, इसमें, हाँ इसमें पीआई, हाँ हाँ इसमें पीआई तो 5 है ना, पीआई तो टोटल नंबर खाली पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रुप है, तो वो 1 2 3 4 और एक क्वाड भी बन रहा है, ये वाला भी पॉसिबल तो है ना, ये अलग बात है, आंसर में नहीं आ रहा है, इसलिए 5 बोला था। लिखवाता हूं, आदर्श रुको। अब मैंने क्या किया सुनो, अपने ही शब्दों में, शायद मैं, द टोटल नंबर ऑफ मीन टर्म्स इन द बूलियन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड इम्प्लीकेंट्स, ये तो मैंने बता ही दिया था, तो ये डेफिनेशन आपको मिलेगा। या फिर के मैप में जो टोटल नंबर 1 होते हैं उसी को अपन इम्प्लीकेंट बोलते हैं, ठीक है। प्राइम इम्प्लीकेंट, द टोटल नंबर ऑफ मीन टर्म्स इन द बूलियन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड इम्प्लीकेंट। और के मैप, अरे ये क्या प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन ये क्यों लिख दी भाई, टाइपो एरर कर दिया इन्होंने। यहां लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। आज और कोई टॉपिक होगा नहीं है, पूर्व आज कोई टॉपिक नहीं, आज बस यही खत्म करा के खत्म करेंगे अपन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, राइट।
आर कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट, पीआई, राइट। ये हमारी अगेन ये बुक की डेफिनेशन नहीं है, ये हमारी बनाई हुई डेफिनेशन है, राइट, जिससे क्वेश्चन करेंगे। सर एक बार आपसे जरूर, बिल्कुल शुभम, और जब मिलेंगे तो बहुत ही तगड़े तरीके से मिलेंगे, राइट। बिल्कुल। अब देखो यही चीज था, अब बात करते हैं ये पीआई और ईपीआई का क्या है। ईपीआई का चलिए अब ईपीआई का भी समझ में आ गया। सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखते हैं, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, ईपीआई बोलते हैं। अब एक और चीज, एक और वर्ड है जो बड़ा फेमस है, जिसको दो वर्ड बड़े फेमस है, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट। अब एक बार कॉपी पेन रख देना यार, इस चीज में मुझे बहुत बार बच्चों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो एक बार कॉपी पेन रख के मेरी बात समझिएगा आप। एक को बोला जाता है सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, और एक को बोला जाता है रिड्यूस्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। हालांकि ये दोनों ही नॉन ईपीआई कहलाते हैं, जो नॉन ईपीआई के पार्ट है दोनों मिला के। ठीक भैया, गुड इवनिंग बेटा, क्लास 9 बजे थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, राइट। सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब मैं बात कर रहा हूं एसपीआई की, रिड्यूस प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब मैं बात कर रहा हूं आरपीआई की। मैं एक बात करूंगा एसपीआई की और आरपीआई की, कॉपी पेन छोड़ दो। अब समझो, मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं और रिड्यूस्ड प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं। सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं और रिड्यूस्ड प्राइम इम्प्लीकेंट है, वो आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा। आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझो समझो। मैंने सबसे पहले ईपीआई के लिए, सबसे पहले देखो पीआई कितने हैं, लिखना नहीं है, एक बार सुनना मेरी बात। सबसे पहले पीआई कितने हैं इसके अंदर, सर 1 2 3 4, ये चारों पीआई, ठीक है। अब इसके कितने सही तरीके से आंसर लिख सकते हो, सर एक आंसर ये लिख सकता हूं, एक आंसर ये लिख सकता हूं। सपोज मैंने ये वाला आंसर लिखा है, सपोज मेरा ये आंसर है, मैं ये आंसर लिखना चाह रहा हूं। अब इस आंसर के अंदर डेफिनेटली कोई भी आंसर लिखोगे, कोई भी आंसर लिखोगे, उस आंसर में ये तो ईपीआई है, ठीक है। ईपीआई के अलावा क्या दिखाई दे रहा है, सर ए बार सी। अगर आपने ये आंसर सेलेक्ट किया तो ये आंसर सेलेक्ट किया है, इस सेलेक्टेड आंसर के अंदर ईपीआई के अलावा कितने टर्म्स हैं, सर एक टर्म है, वही कहलाएगा एसपीआई। तो सर ये ए बार सी अगर एसपीआई कहलाया गया तो ये बीसी क्या कहलाया गया, ये तो है ही नहीं आंसर में, वो कहलाएगा आरपीआई। समझ नहीं आया सर, फिर से समझो। पीआई में से किसी भी आंसर में ईपीआई के अलावा कितने टर्म्स हैं, किसी भी आंसर में ईपीआई के अलावा जो टर्म्स होते हैं वह पीआई, जो ईपीआई नहीं है पर आंसर में आ रहा है, वह पीआई जो ईपीआई नहीं है बट आंसर में आ रहा है, वो कहलाता है सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। वह पीआई जो ना आंसर में आ रहा है बट वह पीआई जो आंसर में आ ही नहीं रहा है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। पहले सो जाते, सुनो पहले मेरी बात को सुनो, सब डाउट साइड में रखो, पहले मेरी बात को समझो, पहले मेरे जो मैं बता रहा हूं वो चीज क्लियर है कि नहीं, कि सर अगर आपने ये आंसर सेलेक्ट किया है तो इस आंसर में सर ईपीआई के अलावा कौन से टर्म से, ये वाला टर्म है, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर वह पीआई जो ईपीआई ना हो और आंसर में आ रहा हो एसपीआई कहलाता है। वह पीआई जो ना ईपीआई है ना आंसर में आता है, वो आरपीआई कहलाता है। वह पीआई जो ना ईपीआई है ना एसपीआई है, वही आरपीआई कहलाता है। तो एसपीआई क्या कहलाता है, वह पीआई जो ईपीआई में ना बट आंसर में आता। कोई बोले सर यही आंसर क्यों, मैंने ये आंसर लिखा तो कोई बात नहीं। जब अगर आपने ये आंसर सेलेक्ट किया तो वह पीआई जो ईपीआई तो नहीं है, वो ईपीआई के अलावा इस आंसर में क्या आ रहा है, सर बीसी आ रहा है, यानी उस केस में बीसी बन जाएगा सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट और ए बार सी बन जाएगा रिड्यूस प्राइम इम्प्लीकेंट।
बिल्कुल। इसका मतलब फिर से सिंपल डेफिनेशन, सिंपल चीज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सो जाती है हाउ टू चूज द आंसर। दैट आंसर इज गिवन बाय द एग्जामिनर इटसेल्फ इन द टर्म्स ऑफ हिंट, राइट, वो हिंट के फॉर्म में देगा। यहां मैं बात करूं तो ए बार सी एसपीआई भी बन सकता है और आरपीआई भी बन सकता है। यहां अगर मैं बात करूं तो बीसी एसपीआई भी बन सकता है, आरपीआई भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने ये आंसर सेलेक्ट किया कि आपने ये आंसर सेलेक्ट किया। अगर मैंने ये आंसर सेलेक्ट किया तो ए बार सी एसपीआई, बीसी आरपीआई। अगर ये आंसर सेलेक्ट किया है तो बीसी एसपीआई और ए बार सी आरपीआई कहलाएगा। सिंपल सा खेल है। इसका मतलब कितने एसपीआई होंगे और कितने आरपीआई होंगे, इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूं तो सर एक होगा एसपीआई, एक होगा आरपीआई। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप आंसर सेलेक्ट करते हो तो सर ईपीआई के अलावा जो पीआई आ रहा है उसी को हम एसपीआई बोलते हैं। तो एक एसपीआई होगा तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, बीसी आरपीआई बन जाएगा। और अगर ये वाला आंसर सेलेक्ट करते हो तो भी इस ईपीआई के अलावा और क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब ये बन जाएगा एसपीआई, एक होगा एसपीआई और ए बार सी बन जाएगा आरपीआई। सिंपल, राइट। ये कोई रूल नहीं है कि कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए, कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। दो दो नहीं ऋष, दो दो नहीं, एक एक। ये सेलेक्ट करोगे तो ये एसपीआई बनेगा, ये आरपीआई बनेगा। तो एक ही ये सेलेक्ट होगा तब भी एक एसपीआई और एक आरपीआई बनेगा। ये सेलेक्ट करोगे तब भी, दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करोगे ना एक टाइम में। ठीक है, सिंगल सॉल्यूशन हो तो भाई वो सारे ईपीआई है, तो उसमें एसपीआई भी जीरो होगा, आर और नहीं, वो डिपेंड करता है पीआई क्या, अभी बताऊंगा उसमें भी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं पूछता हूं एसपीआई कितने होंगे और आरपीआई कितने होंगे, समझो। इस क्वेश्चन में बोलता हूं एसपीआई कितने होंगे, आरपीआई कितने हैं। अरे बारिश, जिनी कहां हो तुम बेटा, बारिश हो रही है, ऐसी कौन सी जगह में बारिश हो रही है, बताओ जल्दी से यार। यहां तो थोड़ा माहौल चल रहा है और तुम बारिश हो रहे हो, एंजॉय। हैदराबाद, हैदराबाद में ओहो आंधी तूफान की वजह से मौसम चेंज। लखनऊ में भी बारिश हो रही है, राजस्थान में भी बारिश हो रही है। यार आप में से कोई उदयपुर से हो तो पिंग करना मेरे को, अपन हो सकता है कि इस वीक में मिले, है ना। ओह वाह, हाँ नोएडा के अलावा सब जगह बारिश है। बहुत ही बढ़िया। उदयपुर, उदयपुर, अब क्या, हाँ दिल्ली में आग बरस रही, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे ठीक है, सेलिब्रेशन बेकरी के यहाँ पे हो। हाँ यार जानता हूँ मैं तो, सेलिब्रेशन बेकरी पे तो मैं जाता था पहले, अभी भी जाऊंगा। और सेलिब्रेशन बेकरी के सामने देखो क्या है, बहुत ही बढ़िया। उदयपुर आऊंगा मैं मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक, आऊंगा कब ये मुझे पता नहीं, पर वापस रिटर्न 30th को होंगी। आने की टिकट हो गई है 30 तारीख को। हाँ ये टॉप सीक्रेट बताया, उसके सामने क्या है, बहुत ही बढ़िया। तो इधर आओ, एसपीआई और आरपीआई की, ईपीआई की बात करते, राइट, बहुत ही बढ़िया। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, ये आपके पास ए बी बार, ए बार बी, बी सी, ए सी, ये सर क्या है, ये सब, तो ये सब पीआई है, प्राइम इंप्लीकेंट है। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इधर की बात करता हूं तो समझो, राइट, इधर की बात करता हूं समझो, ए बार बी और ये बी सी। अब समझो एक चीज, ये क्या है, अगर इनमें बात करता हूं, एसपीआई की बात करता हूं, सबसे पहले एसपीआई क्या है। अगर मैंने ये आंसर सेलेक्ट किया है, अगर मैंने ये आंसर सेलेक्ट किया तो इस आंसर में ईपीआई के अलावा जो टर्म सारा जो पीआई आ रहा है वही एसपीआई कहलाएगा। तो क्या आ रहा है, बीसी, ये बीसी एसपीआई कहलाएगा। तो उस केस में एसी क्या बन जाएगा सर, एसी बन जाएगा आरपीआई, रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट। कोई बोले, कोई बोले सर मैं तो ये आंसर ले रहा हूं,
कोई बात नहीं। अगर ये आंसर आप लेते हो, वो भी जिन्हें आया था मैं रिसेंटली, राइट, 3 सेमिनार किए थे मैंने हैदराबाद के अंदर भी, अभी फ्यूचर में भी आऊंगा। अगर हमने ये आंसर सेलेक्ट किया है, तो ये अगर मैंने आंसर सेलेक्ट किया तो क्या होगा? अगर ये आंसर सेलेक्ट किया तो सर ईपीआई के अलावा जो टर्म्स आ रहे हैं आंसर में, उसको आपने सेलेक्ट किया है, वो ईपीआई नहीं है पर आंसर में आ रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? क्या? एसपीआई। तो जब आपने ये आंसर सेलेक्ट किया है तो इसके अंदर ए सी जो है वो एसपीआई कहलाएगा, तो आर बी सी क्या कहलाएगा? आरपीआई कहलाएगा। तो एक एसपीआई एक आरपीआई, सिंपल। नहीं, टोटल पॉसिबिलिटीज नहीं भाई, एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोनों टाइम में कोई एक ही आंसर लिखोगे। नहीं राहुल, मैं उस टाइम आया, खलील सर गुस्सा भी हो रहे थे कि आए चंदन और आपने बताया नहीं कि मैं आया हूं, और मिलते एक बार हम चलते, तो पर मैं बताना ही उनको, मतलब मैं बहुत शॉर्ट नोटिस के लिए आया था, मतलब मैं 1-2 दिन के लिए आया था, सेमिनार फटाफट कंप्लीट किया और वापस बैक टू पवेलियन। पर मैं, हाँ, गोलगोंडा करके कोई जगह था, गोलगोंडा कोई फोर्ट है, वहां मैंने स्टोरी सुनी। हाँ, चाबी चाहिए, चलो। हाँ हाँ, गोलगोंडा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अगर मैं यहां तक अगर चीजें क्लियर हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट। अरे यार, ये डॉन हो रखा है। अब देखो, इधर समझने की कोशिश करना, ये तो हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चन में पूछता हूं, इसमें मुझे बताओ, इसमें मुझे सब ईमानदारी से बताएंगे, इसमें मुझे बता सकते हो क्या एसपीआई कितने होंगे और आरपीआई कितने होंगे? इस क्वेश्चन में मुझे इस क्वेश्चन का एसपी और आरपीआई बता दो। और एनाकोंडा नहीं रहे यार, एनाकोंडा देखने क्यों जाऊंगा मैं? आयुषी गोलकोंडा था कुछ, देखो, बहुत बढ़िया। देखो, मैंने या तो ये आंसर सेलेक्ट करोगे या ये आंसर सेलेक्ट करोगे, ठीक है साहब। मान लो आपने ये आंसर सेलेक्ट किया, तो मैंने क्या बोला? एसपीआई क्या होता है? ईपीआई के अलावा वह पीआई जो ईपीआई नहीं है पर आंसर में आ रहा है, वो पीआई जो ईपीआई नहीं है बट आंसर में आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्या? एसपीआई। तो देखो सर, इसमें ईपीआई तो है ही नहीं, इसका मतलब वह पीआई जो ईपीआई नहीं है पर आंसर में आ रहा है। सर ये तीनों के तीनों ईपीआई नहीं है पर आंसर में आ रहे हैं, वही एसपीआई कहलाएंगे। तो ये तीनों उस केस में क्या कहलाएंगे? सर ये तीनों उस केस में आरपीआई कहलाएंगे, राइट। अच्छा जी, ठीक है। अगर कोई बोले ये सेलेक्ट कर लूं तो कोई बात नहीं, वह पीआई जो ईपीआई नहीं है, देखो ये ईपीआई क्या? सर ईपीआई तो 0 है इसके पास, ये देखो ऐसे करके बैठा हुआ, ईपीआई 0 है, इसका मतलब वह पीआई जो ईपीआई नहीं है पर आंसर में। सर ये तीनों ईपीआई नहीं पर आंसर में, इसका मतलब वो एसपीआई बनेगा। तो उस केस में जब इसको सेलेक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? सर ये आरपीआई बन जाएगा। चॉकलेट खाए, हार समझ में आई? क्लियर मेरी बात? अरे क्लियर है मेरी बात, क्योंकि इसमें ईपीआई है ही नहीं ना, 0। अगर मैंने क्या बोला, पहले सिंपल आंसर को देखो कि सर सिंपल सा वर्ड है कि सर वह पीआई जो ईपीआई नहीं है पर आंसर में आ रहा है, वह पीआई जो ईपीआई नहीं, ईपीआई तो 0 है, इसका मतलब आंसर में जो आ रहा है वो सब एसपीआई होगा, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे? सर आरपीआई हो जाएंगे। तो इस केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सर ईपीआई भी 3, आरपीआई भी 3, ईपीआई भी 3 आर। जब ये सेलेक्ट किया तो ये तीनों एसपीआई बन जाएगा, ये आरपीआई बन जाएगा। जब ये सेलेक्ट करोगे तो ये तीनों एसपीआई बन जाएगा, ये आरपीआई बन जाएगा। 3 एसपीआई 3 आरपीआई। अरे रुको 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 रुको, हाँ क्लियर है मेरी बात? अगर इतनी चीजें क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एसपीआई कितना होगा, बताओ आरपीआई कितना होगा। इसको दे दोगे, रूल समझो, बस एक स्टेटमेंट समझो मेरी बात। फॉर्मूला सहदेव कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि सर वो पीआई जो डर गया ये, वह पीआई जो ईपीआई नहीं है पर आंसर में आ रहा है, वह पीआई जो ईपीआई नहीं पर आंसर में आ रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एसपीआई। और वह पीआई जो ना ईपीआई है ना आंसर में आ रहा है, वो कहलाएगा आरपीआई।
राइट, लास्ट में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अब देखो यहां तक, इसमें कितना होगा सर? 1 2। सर मुझे बताओ क्या इसके पास कोई ईपीआई है क्या? सर ईपीआई 0 है। अगर ईपीआई 0 है तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? सर ये तीनों ही कहलाएगा एसपीआई, अगर ये आंसर सेलेक्ट करते हो तो ये तीनों ही कहलाएगा एसपीआई, तो एसपीआई बन जाएगा 3। और जब ये आपने सेलेक्ट किया, ये एसपीआई बन गया, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा आरपीआई, यानी आरपीआई बन जाएगा 3। खत्म। अरे दिखा देख, रुको रुको बेटा, पहले ये टॉपिक समझ लो, पहले वो इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे ये तो टुक टुक दिखाओ अभियान चला दिया इन्होंने, हैं? टुक टुक पढ़ाओगे डिजिटल? अब देखो इतनी चीजें क्लियर हो गया, आगे बताता हूं, इतनी चीजें क्लियर। अब एक क्वेश्चन और, इधर देखो, मुझे इसमें बता दो कितने ईपीआई, एक बार मुझे इसमें बता दो कितने एसपीआई कितने आरपीआई, फिर मैं बता दूंगा। ये देखो एक बार बता दो जल्दी, कितने एसपीआई कितने आरपीआई, एक बार जल्दी। वेरी गुड, बताओ बताओ बताओ, इसमें बताओ कितने एसपीआई कितने आरपीआई, कितने? हाँ बताओ जल्दी। 1020, उसका आंसर क्या लिख, अबे ABCD नहीं लिखना था, आंसर नंबर में बताना था, 1 2 3 4। हाँ 1 तो ठीक है, ये 1 एसपीआई की आरपीआई है? आरपीआई की एसपीआई है? ओके देखो एक बार, सर मैंने क्या बताया, ये 5 पीआई सर, वह पीआई। अब देखो मैंने पूछा कि एसपीआई क्या है, आरपीआई क्या है, समझो। वह पीआई, सबसे पहले देखो एसपीआई में पूछ रहा हूं, वह पीआई जो ईपीआई ना हो पर आंसर में आ रहा हो। सर अगर आपने ये सेलेक्ट किया है तो मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, क्या इसमें कोई ऐसा पीआई दिखाई दे रहा है जो ईपीआई नहीं है बट आंसर में आ रहा हो? क्या इस क्वेश्चन के अंदर, इस आंसर में, क्योंकि इसका एक ही आंसर है, यही वाला आंसर है, क्या इस आंसर में ऐसा कोई टर्म आपको दिखाई दे रहा है जो ईपीआई तो नहीं है? क्योंकि मैं आपसे ईपीआई पूछूं, यही चारों ईपीआई है। ईपीआई में पूछूं क्या आएगा, देखो मैं आपसे ईपीआई पूछूंगा तो क्या आएगा? ईपीआई पूछूंगा तो ए बार सी बार डी, ए बी सी बार, ए सी डी और ए बार बी सी, यही 4 आपके पास ईपीआई है, तभी तो 4 ईपीआई लिखा था। क्या इस आंसर के अंदर कोई ऐसा पीआई है जो ईपीआई तो नहीं है पर आंसर में आ रहा है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सबके सब सर आंसर में जो आ रहे हैं वो एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है। इसका मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं जो ईपीआई ना हो पर आंसर में आ रहा हो, सारे के सारे ईपीआई ही है, और सारे के सारे ईपीआई है, इसका मतलब सेलेक्ट किया हुआ प्राइम इंप्लीकेंट जो कि ईपीआई ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। इसका मतलब अगर ये 0 है तो बीडी है क्या? बीडी है एक्चुअली रिड्यूस्ड प्राइम इंप्लीकेंट, आरपीआई। इसका मतलब एसपीआई 0, आरपीआई 1। फिर से समझो क्या चीज मैं बोल रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं, समझने की कोशिश करना है कि सर वह पीआई, समझ, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समझो कि सर एसपीआई की मैंने डेफिनेशन कहा है, इधर आ। हाँ इसने 1 बताया था, बिल्कुल आरपीआई 1 बता के गया था वो, राइट। करवाएंगे प्रशांत, अभी और करवाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करो, जैसे आप फोन लगा के उनकी बात को सुनने की कोशिश करते हो, वैसे आप मेरी बात को भी सुनने की कोशिश करो। और मैं क्या बोल रहा हूं कि सर वह पीआई जो ईपीआई ना हो फिर भी आंसर में हो, वह पीआई, जैसे वह दोस्त जिसको तुमने बर्थडे पे बुलाया ना हो फिर भी बर्थडे पार्टी में आ जाए, उसको हम बोलते हैं एसपीआई। बात समझ में आ रही? उसको क्या बोलते हैं? एसपीआई। अब इसमें मैंने जिसको बुलाया है वो सब हमने बुलाया ही था उसको, तो ऐसा कोई है ही नहीं जो अलग था, तो इस वजह से एसपीआई 0 हो गया। सबको इनविटेशन गया था, वही आंसर में आ रहा है, वही आया बस, तो एसपीआई 0। तो आरपीआई क्या? रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट है। क्या है? दोस्त तो है पर ना हमने बुलाया ना हमें आया, वो सिंपल, ना हमने बुलाया ना आया, वो आरपीआई। मतलब इसको ऐसे समझो, आपके दोस्त है, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने में आपके दोस्त जितने भी है वो सब पिया है, दोस्त जितने भी वो सब पिया है। अब और जो जिनको आपने इनवाइट किया है वो सब ईपीआई, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है, राइट।
तो एसपीआई क्या है? ऐसे दोस्त जिसको बुलाया ना हो पर आ जाए बर्थडे पार्टी में, वो कहलाएगा एसपीआई। और वो दोस्त जिसको ना बुलाया है ना जो बर्थडे पार्टी में, वो है आरपीआई। सिंपल हो गया खेल। तो देखो सर, ये 5 आपके दोस्त थे, 5 में से आपने 4 को बुलाया है और वो चारों ही आए हैं, तो एसपीआई 0 है। वो दोस्त जिसको बुलाया नहीं है, दोस्त है पर बुलाया नहीं, वो हो जाएगा आपके पास एसपीआई। अच्छा, जो ना आया है ना बुलाया है, बीडी, आरपीआई। बहुत ही बढ़िया, सिंपल। अब देखो इसको ऐसे भी, यहां भी समझो, यही तो है। देखो दोस्त कितने आपके? 6 दोस्त, 1 2 3 4 5 6, 6 दोस्त। 6 दोस्तों में आपने क्या किया? 3 दोस्त को बुलाया, मतलब आपने इनविटेशन किसी को भेजा ही नहीं, ईपीआई 0। आपने किसी को बुलाया, 6 दोस्त में से किसी को नहीं बुलाया, पर फिर भी आपके पार्टी में पहुंच गए 3, बुलाया ही नहीं था, पहुंच गए 3, तो इसलिए एसपीआई 3। जो दोस्त है पर ना बुलाए ना आए, आरपीआई 3। खत्म हो गया। आओ लिखो बेटी, रुको रुको बेटी। जैसे इसमें मैंने आपसे पूछा, बताओ, इसमें मैंने आपसे पूछा बताओ एसपीआई कितना होगा, आरपीआई कितना होगा, बताओ। इसमें बताओ एसपीआई कितना होगा, आरपीआई कितना होगा, बताओ। अरे संकेत, थैंक यू। बताओ एसपीआई और आरपीआई कितना होगा, बताओ एक बार। कि सर एसपीआई आरपीआई कितना होगा? देखो देखो, 3 ही दोस्त थे, तीनों को बुला लिया, तीनों दोस्त थे, तीनों को बुला लिया, तो सर ऐसा कोई आया ही नहीं जिसको आपने बुलाया नहीं था, एसपीआई 0। ऐसा कोई था ही नहीं जो दोस्त भी था, आया भी नहीं और बुलाया भी नहीं, तो आरपीआई भी 0। खत्म हो गया। हाँ, अब देखो इसका आंसर भी बताएगा। बताओ सब, इसका आंसर मुझे बताओ, एसपीआई कितना होगा और आरपीआई कितना होगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन एसपीआई कितना होगा, आरपीआई कितना होगा, इसका आंसर आप लोगों का। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये होमवर्क क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इधर समझो अभी। अरे सॉरी सॉरी, मुझे इसमें बताएंगे आप लोग, मुझे बताइए इसके अंदर इंप्लीकेंट कितने होंगे, प्राइम इंप्लीकेंट कितने होंगे, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट कितने होंगे, सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट कितने होंगे, रिड्यूस्ड प्राइम इंप्लीकेंट कितने होंगे, ये चारों चीजें कितने होंगे, बताओ इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया, बताइए। देखो सबसे पहले इंप्लीकेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो इंप्लीकेंट हो गया सर, इसमें तो कोई दो रहा है, राइट, बहुत ही बढ़िया। हाँ, 5 5 क्या है ये? पीआई, ईपीआई, एसपीआई, आरपीआई, क्या है ये? इधर लो, इधर देखो, अरे इसने 5 लिखा है यार, कुछ पता नहीं क्या लिखा है इसने 5। अब देखो एक बार, अब बात करते हैं पीआई, प्राइम इंप्लीकेंट की। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, एक पॉसिबिलिटीज, ये एक 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, हाँ जी सर। अब इस 1 के लिए, इस 1 के लिए एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन सकती है और एक पॉसिबिलिटीज ऐसी भी बन सकती है, दोनों ही सही है। इस 1 के लिए एक पॉसिबिलिटीज ऐसी बन सकती है और एक पॉसिबिलिटीज ऐसे भी बन सकती है। तो 1 2 3 4 5 ही है क्या, क्या था, 6 बन गए ना, 1 2 3 4 5 6, ओए गलत है आंसर तेरा, 6 होगा, बहुत ही बढ़िया। तो देखो 6 होगा, बहुत ही बढ़िया।
अब अगर इतनी चीज तोड़ेगा बेटा, ऑफिस वाले ले जाएंगे, मेरे को गिरवी रख लेंगे। हाँ, एक पेन टूटने से पता है तुझे आधी सैलरी कट जाती है। हाँ, इधर आओ, इधर देखो, हाँ इधर देखो, बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं ईपीआई की बात करता हूं, ईपीआई क्या कहलाता है? असेंशियल, जो यूनिक ग्रुप हो। ये जो ग्रीन वाले दो दिखाई दे रहे होंगे ना, ये यूनिक है। ग्रीन वाले जो आपको दिखाई देने को यूनिक ही है, क्योंकि कोई भी आंसर लिखो आप पेयर में तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो या इसको सेलेक्ट कर सकते हो, इसको सेलेक्ट या इसको सेलेक्ट, आपके पास चॉइस है। पर ये ग्रीन वाले तो आप लिखोगे ही लिखोगे, तो ये ग्रीन वाले आपके पास ईपीआई कहलाएगा। और किसी भी आंसर के लिए लिखने के लिए देखो, अगर मैं आंसर लिखता हूं उसको, तो देखो ग्रीन वाला तो आएगा, ये ग्रीन वाले के अलावा या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, तो हमेशा इसके अंदर 2 एसपीआई बन जाएगा, दो, और जो 4 अलग अलग बन गए 2 आरपीआई बन जाएंगे, 2 एसपीआई 2 आरपीआई। कितने लोगों को ये विजुअलाइज हो गया है? जबकि मैंने कोई इक्वेशन नहीं लिखी, पर बिना इक्वेशन लिखे हुए कितने लोग आप में से हैं, तू क्यों डर रहा है इधर, कितने लोग आप में से हैं जिसको ये चीज समझ में आ गया? सर कैसे करते, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से, क्विकली एवरीवन, एक बार सब कंफर्म करके बता दो यार, जल्दी से। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं तो करके बता दोगे क्या? एक और क्वेश्चन दूं करके बता दोगे? अच्छा, मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दिया, मुझे बताइए इसके अंदर कितने इंप्लीकेंट हैं, कितने प्राइम इंप्लीकेंट हैं, कितने असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हैं, कितने रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट हैं, कितने सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट हैं, कितने रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट हैं? बताइए इसका आंसर। तो क्या कर रहे हैं? कितने बताओ सर? इंप्लीकेंट नंबर ऑफ 1 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 तो बन गए इंप्लीकेंट। अब ये मैंने सही बता रहा हूं, ऐसे जानबूझ के नहीं लिखा, गिनती से आ गया है ना, ऐसे कि पिछला भी आंसर अभी भी आंसर। अंग्रेजी में गाय को कहते हैं काऊ, कुछ तो बात है दया पता लगाओ, ऐसे मत समझना है ना, ये सिंपल वैसे ही मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब बात करते हैं टोटल नंबर पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रुप की। तो देखो सर, टोटल नंबर पॉसिबिलिटीज की बात करोगे, कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है? एक पॉसिबिलिटीज ये बन रही है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है 2, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है 3। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज बन रही है क्या, मुझे बताओ? क्या इसके अलावा और कुछ लिख सकते हो क्या? हाँ, एक पॉसिबिलिटी और है जो आंसर में तो नहीं लिख सकते, बट आंसर लिख जरूर सकते, क्वाड का ही एक, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है सर। ये अलग बात है कि आंसर में नहीं आएगा, बट ये पॉसिबिलिटीज है। तो 1 2 3 और ये 4 क्वाड वाला, ये पॉसिबिलिटीज। तो 4 बन गया पीआई, 4 बन गया पीआई। अब बात करते हैं ईपीआई की। असेंशियल क्या होगा सर? कोई भी आंसर लिखोगे ना आप, तो देखो उस आंसर में आप कैसे लिखोगे, एक ग्रीन वाला और ये पिंक वाला आएगा, बस 2 चीजें। इधर देखो कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको अलग से एक बार चीजों को देखो, एक आंसर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो एक बार, ठीक। अब देखो एक बार, ये बनेगा, ठीक, यही बनेगा। देखो इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर अगर 1 लिखोगे तो कोने वाले का क्या बने, लिख भी देता हूं एक बार, मान लो ए बी, राइट। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0।
इधर देखो क्या बन गया, कॉर्नर वाले का तो बन गया बी बार, कॉर्नर वाले का बी बार, और इधर बनेगा आपके पास क्या, डी बार, प्लस इसका लिखोगे ए बार और इधर बनेगा डी। ये ए बार है और इधर क्या बन गया, डी। ठीक है, इसको लिखोगे तो ये ए है और इन दोनों में कॉमन क्या बनेगा, डी बार। देखो ना, ये ए है और इन दोनों में कॉमन है डी बार। और बस इतनी सी चीज है, बस खत्म हो गया। एक आंसर आप ये लिख सकते हो ना, ये येलो वाला ही था, येलो वाला क्वाड का क्वाड रहेगा। ठीक, अब देखो ये चीज अपन ने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अब देखो इधर समझने की कोशिश करना, अब क्या चीज में बोलना, ये बड़ा सिंपल है, बी बार डी बार ए बार डी, ये चीज, यही आंसर आएगा 3। ठीक है, अच्छा अब देखो एक से एक, अब अगर मैं ये वाला लिखता हूं इसी को, सेम क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन ही है, रुक जा यार, कॉर्नर बनाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मैंने बना दिया ये, एक बना दिया मैंने ये, एक बना दिया ये, और एक मैंने बना दिया ये। कॉर्नर वाला मैंने लिखा ही नहीं, ये भी लिख सकते थे, राइट। तो देखो इसका आंसर में क्या बनेगा, ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। तो एक आंसर बन गया इस बार ए बार बी बार, प्लस एक आंसर बन गया आपके पास इसका ए बार डी, और एक आंसर बन गया आपके पास ए और इन दोनों में कॉमन डी बार। आप देख रहे होंगे दो आंसर की पॉसिबिलिटीज है, दो आंसर की पॉसिबिलिटीज है। एक आंसर ये है और एक आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा ये है। एक आंसर ये दिखाई दे रहा है और एक आंसर आपके पास ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों आंसर में मुझे बताओ ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो कॉमन है, कितने टर्म्स है जो कॉमन है। ईशान बोला सर ए बार बी बार कहां होगा, ए बार बी बार तो ये वाला लिखा ना इस वाले ग्रुप में। कितने ऐसे टर्म्स है जो कॉमन है सर, दो ऐसे टर्म्स है जो कॉमन है। कौन कौन से सर, ए बार डी और ए डी बार, ये वाला क्वाड और ये वाला, ये वाली चीज, ये दोनों कॉमन है। ये वाला और कॉर्नर वाला, दोनों में से कोई एक ही आएगा आंसर में। इसका मतलब सुनो क्या भाई, इसका मतलब एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, आंसर नंबर 1 ये है, और आंसर नंबर 2 ये है कि ए बार डी प्लस ए डी बार प्लस ए डी बार प्लस, कहां लिखा मैंने, ए बार बी बार। एक आंसर में लिखा प्लस ए बार बी बार। तो ईपीआई कितना है, ये दो टर्म्स तो ईपीआई, ये ईपीआई हो गया। अब मैं बात करता हूं एसपीआई कितना होगा, मुझे बता सकते हो क्या एसपीआई। सर पीआई टोटल कौन कौन से हैं, बी बार डी बार ए बार डी ए डी बार और ए बार बी बार। सर ये आपके पास 4 जो है वो टोटल पीआई है। इसमें से ईपीआई कौन सा था सर, इसमें से ईपीआई था ए बार डी और ए डी बार जो था वो आपका ईपीआई था। तो आंसर में देखो, या तो ये आंसर सेलेक्ट करोगे तो वह पीआई जो ईपीआई नहीं पर आंसर में आ रहा है, वह पीआई जो ईपीआई ने जो आंसर में आ रहा है मतलब बी बार डी, ये बन जाएगा एसपीआई। तो उस केस में ए बार बी बार बन जाएगा क्या, आरपीआई। बट 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 अगर आपने ये आंसर सेलेक्ट किया है तो ए बार बी बार बन जाएगा एसपीआई और बी बार डी बन जाएगा क्या, आरपीआई। मुझे बताइए एक बार, इतनी चीजें क्लियर है क्या सबको। एक बार जल्दी बता दो हेमेंद्र, क्या दिक्कत आ रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये दोनों ही 1 और ये आरपीआई भी बनेगा 1। कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज समझ में आ गई, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो क्विकली एवरीवन। एक बार जल्दी से क्विकली बता दो, क्विकली एवरीवन। चमका, बहुत ही बढ़िया चमका सर, अब चीजें क्लियर हो गई। फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यार, वो तो आप खुद भी अब बना सकते हो अगर चीजें आपको क्लियर होने लगी तो। अब देखो अगर इतनी चीजें क्लियर है सर, फिर तो पीआई 7 होगा ना। पीआई 7 क्यों होना चाहिए, ग्रुप टोटल कितने बन रहे वो देखो ना, 1 ठीक है, 2 ठीक है,
एक कॉर्नर वाला 3, ठीक है, और एक ये 4, 4 ही तो बनना है आपके पास। पी ए 4 लिखवा भी तो दिया, बी बार डी बार ए बार डी, ए डी बार ए बार बी बार। ये 7 आपको कौन से लग रहे हैं? 2 और कौन से लग रहे हैं जो है मुझे बताओ, मतलब 3 और कौन सा लग रहा है? राइट, बहुत ही बढ़िया। पिछला क्वेश्चन में 7 था और इसमें 7 था। 1 2, ये क्वाड बन गया। अब जो बच गए 1, उसी की तो पॉसिबिलिटी देखेंगे कितनी बन रही है। 1 2 2 4, ठीक तो है, 6 ही तो आएगा। 7 कहां से आ गया? और कौन सा दिख रहा है आपको? क्लियर, सिंपल। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक बार मुझे इस क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करके बताइए। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। देखो मिलना है। देख लो, डॉन है ये, डॉन। चल, बहुत ही बढ़िया। इसको कोई मतलब नहीं, इसकी मैडम जो पढ़ाती है वही सही है, बाकी कोई मतलब नहीं। पापा साइंटिस्ट हो वाइंटिस्ट हो, कोई मतलब नहीं है इसको। हाँ। अब देखो इधर, अब मेरे को इस बार जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्व करके बताएंगे। क्या क्वेश्चन दे रखा है समझो। लेट अ फंक्शन f which has 3 inputs variable x, y, z. The function f will be high only when at least 2 of the inputs variables are set to high. Draw the k-map for the given function. Let the number of pi in k-map a and number of epi in the k-map is b. Find the quadratic mean of a and b. Quadratic mean निकालना है a and b का। जिन्हें समझ में आ जाएगा, इतनी सिंपल सा टॉपिक है मेरे ख्याल से। एक बार सब मुझे बता दो यार, आप में से लोगों को समझ में आया क्या? सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, पूरे परिवार को देख लो तुम, है विकी? हाँ, चलिए। एक क्वाड्रेटिक मीन का मतलब होता है रूट ऑफ ए। मत कर बेटा, क्वाड्रेटिक मीन तो 12वीं क्लास में पढ़ा था, मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ आंसर लेके बताऊंगा। राइट, बताओ एक बार। एक बार सबको समराइज करता हूं। एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क ले लो, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन भी कर लेंगे। और मैंने अभी तक क्या पढ़ाया चीजों को एक बार समराइज कर दो बेटा। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, तू निकल। 2 मिनट रुको, ये असामाजिक तत्व घुस चुके हैं क्लास में, ये बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे। अबे चल यार, एक सेकंड। बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक बार समझो, इस क्वेश्चन को होमवर्क ले लीजिए, समझिएगा अभी तक के पूरे क्वेश्चंस के अंदर हमने पढ़ा क्या है, समझो एक बार। राइट, अगर मैं यहां बात करता हूं दोस्तों, इंप्लीकेंट, प्राइम इंप्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, रिड्यूस प्राइम इंप्लीकेंट, सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या मुझे आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं क्या? कि द फाइंड, वो तो होमवर्क क्वेश्चन दिया, बट इस क्वेश्चन का आंसर एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग कि क्या आंसर आया आप लोगों का, जल्दी से एक बार। क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका है। ए एक्स वाई जेड आपका इनपुट होगा, इनपुट एक्स वाई जेड इनपुट होगा, एक आपका आउटपुट होगा एफ। लेट एफ इज द आउटपुट। अब 3 जो वेरिएबल उसके टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 से लेकर 7। 8 नहीं होगा, 0 से 7, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ऐसे करके पूरा 7 कॉम्बिनेशन। 3 बार 0 से लेकर 3 बार 1 तक का। रिचा समझा देता हूं, वो भी समझा देता हूं, कोई बात नहीं। राइट, ये चीज हो गया। अब इतनी चीजें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो,
अब यहां तक चीजें, दो तरीके के मीन होते हैं रिचा, एक होता है अर्थमेटिक मीन जिसको आप a+b डिवाइड बाय 2 बोलते हो, और एक होता है आपके पास क्वाड्रेटिक मीन, राइट। क्वाड्रेटिक मीन के आपके पास कैसे कैलकुलेट करते हो, देखो रूट ऑफ a डिवाइड बाय, आपने पढ़ा होगा, याद होगा, है ना, या फिर आप उसको a² + b² / 3 जो लिखते हो आप सॉल्व करते हो सिंपल मीन लगा के, लॉगरिथमिक स्केल में भी लिखते हो, रूट में लिख दो आप, रूट ऑफ a b/3, 2 सॉरी, है ना, 2 है ना, डिवाइड में भी तो लगाओगे यार, रूट के अंदर ही, राइट। अब देखो यहां से आपको ये चीज वैसे कैलकुलेट करनी है, तो उस जो के मैप बनेगा, अब आपको आउटपुट हाई तभी करना है जब इसको, मेरा तो मन कर रहा है सॉल्व ही कर लेता हूं, राइट। अब देखो क्वाड्रेटिक मीन की बात कर रहा हूं, बाय 3 से डिवाइड होगा, देखो बता ही देता हूं, सुनो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लो यार, इतने में तो मैं सॉल्व ही कर लेता जितने में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। इधर समझो, इधर देखो, इधर x y z, सिंपल, हाँ बहुत सिंपल। समझना, क्वाड्रेटिक मीन भी बता देता हूं ना, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। इधर डेसिमल में इसको 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। मान लीजिए आपको मैंने आउटपुट को f बोल दिया है, 3 वेरिएबल का है। अब ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है समझो, क्वेश्चन में बोल रहा है द फंक्शन f will be high only when at least 2 of the input variables are set to be high। जब 2 या 2 से ज्यादा इनपुट वेरिएबल अगर हाई होंगे तो ही आउटपुट हाई होगा। इसका मतलब आपको यहां कैलकुलेट करना है, कहां गया यहां, इसमें आउटपुट को हाई तब करिए इसको जब 2 या 2 से ज्यादा आपको हाई दिख जाए इनपुट के कॉम्बिनेशन में। जैसे इधर 0 टाइम्स हाई है, इधर एक बार है, एक बार है 0, 2 या 2 से ज्यादा, एक बार है 0, 2 बार है हाई, 2 बार है हाई, 3 बार है, 2 से ज्यादा है हाई। आउटपुट हाई तभी होगा जब 2 या 2 से ज्यादा आपका हाई होगा। प्रेरणा बिल्कुल सही, वशिष्ठा बिल्कुल सही, प्रीचा सही, वशिष्ठा सही, प्रेरणा सही, शिवान सही, ईशान सही, बहुत बढ़िया। इसका मतलब फंक्शन f, ये समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था। अब अगर मैं f अगर कैलकुलेट करता हूं तो f आपके पास कहां कहां बनेगा, देखो मीन टर्म्स की, जो कि फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का, कहां कहां बनेगा समझो, कहां कहां बनेगा बाबू, 3 पर है, देखो 3 पर है, और कहां है 5 6 7, 3 5 6 7। ये मैप से अगर बात करते हो, ठीक है, 0 1 2 3 5 6 7, 1 2 3। अगर आप आंसर लिखोगे ना तो क्या आएगा, देखो f का आंसर मिनिमाइज फॉर्म में
ये बनेगा आपके पास x और इन दोनों में z प्लस ये x इन दोनों में, या लिख देता हूं मैं xy yz प्लस ये x और z। यही आपके पास मिनिमाइज्ड फॉर्म में आंसर बोलेगा। उसने क्वेश्चन में मिनिमाइज्ड फॉर्म में आंसर नहीं पूछा, उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा पहले कि पी को बोल दिया a इक्वल टू बोल दिया पी और मान लो b इक्वल टू बोल दिया EPI। तो सबसे पहले PI और EPI कैलकुलेट करिए। सर इसके अंदर प्राइम इम्प्लीकेंट कितने पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप 3 है और असेंशियल भी 3 ही ग्रुप यूनिक है, EPI भी 3 है। क्या इतनी चीजें क्लियर है क्या कि सर इसके अंदर EPI भी PI भी 3 है, क्योंकि इसमें 3 ही ग्रुप बनेंगे, इसके अलावा कोई आंसर ही पॉसिबल नहीं है। तो 3 ही ग्रुप है, यानी PI 3 है, पॉसिबल आंसर राइट ग्रुप ही 3 है और वो तीनों के तीनों यूनिक है, तो EPI भी 3 है राइट। अब देखो, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, जियोमेट्रिक मीन, नहीं कौन सा, अर्थमेटिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन के अंदर मतलब सिंपल क्या है, देखो क्या चीज है, रूट ऑफ क्या आपके पास दे रखा है 9, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर राइट डिवाइड बाय 2। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक मीन। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक मीन। यानी इसको ऐसे देख लो, क्वाड्रेटिक मीन निकालोगे ना, ऐसे यहां लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये क्वाड्रेटिक मीन है। तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 9 प्लस 9 18, 18 डिवाइड बाय 3, तो क्या बना 9 और 9 का रूट यानी आंसर 3, आंसर 3, आंसर 3, आंसर 3। ए इज द करेक्ट। समझ में आया क्या, कितने लोग हैं जिनका यही आंसर आया, बता दो एक बार कमेंट करके क्विकली एवरीवन, जल्दी से। कोई बात नहीं, अब सुन लिया, क्या दिक्कत है, नहीं सुना तो अब सुन लिया, क्या दिक्कत। मतलब डिजिटल को देखो जैसे कैसे कोरिलेट कर लेते हैं। अब देखो, अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, ये कोई होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। सबके सब इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। उसका बता दूंगा ऋषि, कोई बात नहीं, ट्राई। देखो मैंने पहले ही बताया था, जो जो होमवर्क दे रहा हूं क्लास में डिस्कशन करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर बताओ। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है, प्राइम इंप्लीकेंट और असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। प्राइम इंप्लीकेंट एंड असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, दो वैल्यू पूछी थी ना सर, सारे के सारे यूनिक ही है सर, क्या ही बताएं, कोई ग्रुप ही नहीं बन रहा है सर। यही पॉसिबल ग्रुप है, आंसर में यही आएगा, कुछ मिनिमाइज होगा ही नहीं। इसका मतलब इसका PI भी 6, EPI भी 6। मतलब मेरी बातों को अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो अब आपको चीजें समझ में आ रही होगी किस डायरेक्शन में बढ़ना है। ओ, अब 5 वेरिएबल वाला है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट। पर यहां तक के हम डिस्कशन करने के बाद अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो मैं थोड़ा सा समराइज कराता हूं कि क्या चीज अपन ने डिस्कशन किया है अभी तक। राइट राइट, बहुत ही बढ़िया। देखो समझना, एक बार समझा। सबसे पहले मैंने बात करी इंप्लीकेंट। इंप्लीकेंट क्या होता है सर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप को हमने इंप्लीकेंट बोला था। देखो समझो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप को इंप्लीकेंट। आज की क्लास शुरू हुई थी जहां पे मैंने आपको बताया था ये मैं हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, इसको प्राइम इंप्लीकेंट बोलते हैं। पर इंप्लीकेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ 1 के मैप में जितने 1 होंगे उसी को हम इंप्लीकेंट बोलेंगे। अच्छा, तो प्राइम इंप्लीकेंट हम क्या बोलेंगे सर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कितने टोटल फॉर्म किए जा सकते हैं ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, PI। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, एक बड़ा ग्रुप बन जाए तो अंदर छोटे छोटे ग्रुप नहीं बनाने, इस चीज का ध्यान रखना, वो कहलाएगा प्राइम इंप्लीकेंट। जैसे इसका देखा था राइट। अच्छा, 1 2 3 और 4, PI 4। असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट क्या कहलाता है, रूल ये कहता है कि सबसे पहले सही सही तरीके से सारे आंसर लिखने, फिर उन आंसर में जितने टर्म्स कॉमन होते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, EPI, असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। जैसे एक आंसर ये था, एक आंसर ये थे, इन दोनों में क्या कॉमन थे, ये, और कॉमन वही होगा जिसका एक ही तरीका होगा ग्रुप बनाने का।
यानी के बैप के अंदर ऐसे क्वेश्चन मतलब ग्रुप जिसका एक ही तरीका है बनाने का, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इनके ये बनेगा ही बनेगा, कुछ भी आंसर लिखो, यानी जो यूनिक ग्रुप होते हैं वही कहलाते हैं एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। तो सर सेलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट क्या कहलाता है? वह पीआई जो ईपीआई नहीं है, वह पीआई जो ईपीआई नहीं है पर फिर भी आंसर में आए, जैसे ए बार सी एसपीआई। वह पीआई जो ना ईपीआई है ना एसपीआई है, आरपीआई। सिंपल। अभी मैंने जितनी भी चीज करी है वो सब मैंने वन के लिए बताया है, जितनी भी चीजें मैंने बताई है सब वन के लिए बताया है। बट अगर ये सारे काम हम वन की जगह जीरो के लिए करने लग जाएं तो इन सब वर्ड के आगे फॉल्स वर्ड जोड़ दो, FALSE, फॉल्स इंप्लीकेंट, फॉल्स प्राइम इंप्लीकेंट। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस आर कॉल्ड फॉल्स इंप्लीकेंट, total number of possibilities of formation of group of zeros are called false prime implicant, total number or unique groups of zeros false essential prime implicants। बस essential लगा दो। ये सिंपल सी चीज मैंने आपको आज पूरी क्लास के अंदर समझाई थी और इसी के समरी पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्या यहां तक चीजों को समझ में आया? क्या एक बार बता दो, सबके सब बोल दो भाई। एसपीआई क्या था सर? महेश भाई एसपीआई वो था कि वह पीआई जो ईपीआई नहीं है बट आंसर में आ रहा है, वह पीआई जो ईपीआई नहीं है बट आंसर में आए, वो एसपीआई कहलाता है। यही चीज डिस्कशन था। तो मेरे ख्याल से अभी तक पूरी चीजें क्लियर हुई होगी। जिसको क्लियर नहीं हुई होगी वो स्टार्टिंग के टॉपिक को आपस में फिर से देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, भाई जिंदा है, फिर से बता देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट। तो मेरे ख्याल से अब चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए और पढ़ते भी रहिए। और सबसे खास बात, हेल्थ का ध्यान सबसे ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। ये सब पढ़ाई गेट ये सब धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी। और ध्यान रखना, हेल्थ सही रखना भी आपकी प्रिपरेशन का ही पार्ट है। अगर तबीयत खराब होने की वजह से अगर आप 5 दिन नहीं पढ़ पाते हो, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, राइट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। बारिश के टाइम में मैं एक क्लास ले रहा था, ऑफलाइन की बात है, बच्चा गीला होता हुआ आ गया रिवीजन के लिए। मैंने कहा क्यों आ गए? बोला सर इंपॉर्टेंट है, मेरे को आना था। मैंने कहा यार और बीमार पड़ गए तो? बोला सर सब्जेक्ट ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम से पहले रिविजन करवा रहा था। मैंने कहा भाई सब्जेक्ट तो जरूर है और उसके साथ तेरी हेल्थ भी उतनी जरूरी है, राइट। हेल्थ अगर गड़बड़ा जाए ना और उसकी वजह से एग्जाम में कुछ इंपैक्ट आ जाए तो 365 दिन की लग जाती है तगड़े तरीके से। हमेशा ध्यान रखना, खाली जो आप पढ़ रहे हो खाली यही प्रिपरेशन नहीं है, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना भी आपके प्रिपरेशन का पार्ट है, अपने आप को खुश रखना भी आपके प्रिपरेशन का पार्ट है, अपने आप को हेल्थी रखना भी प्रिपरेशन का पार्ट है। हाँ राइट। तो मेरे को ये चीज आपको समझ में आएगा कि किताबों के अलावा भी जो चीजें चलती है सराउंडिंग्स, वो भी आपके प्रिपरेशन का पार्ट होता है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जर्नी को थोड़ा एंजॉय करते हुए जाइए, राइट। जल्दी पहुंच जाओगे ऐसा आपको फील होगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।